ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा कंडक्ट हुआ था 29 नवंबर 2021 को। पहला क्वेश्चन है, रीमा अपने घर से पूर्व की ओर सीधे 4 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है। जैसा कि ये हमारा होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसने क्या बोला, पहले वह पूर्व जाती है, इधर हो जाती है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ जाती है, 2 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाती है, 4 किलोमीटर चलती है, और उसके बाद वह बाएं मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर चलती है। वह अंत में किस दिशा की ओर उन्मुख है, उसका मुख अब किस तरफ है ये बताना है। तो इसका ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर कौन सी दिशा है, दक्षिण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे संख्या और स्पेशल करेक्टर लिखे हुए, बताना है यदि उपरोक्त स्ट्रिंग में से आप सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है, इसमें से सभी नंबर्स को हटा दें, तो निम्न में से कौन सा अंत से 11वें स्थान पर होगा। पहले तो सब नंबर को हटा देंगे, तो नंबर हटा देंगे, हम नंबर कंसीडर नहीं करते। उसके बाद बताना है अंत से 11वें स्थान पर, तो अंत कौन सा होगा, अंत होगा ये, इधर से 11 लिखना है, 1 2 3, नंबर वाले हमें नहीं देखने, ये हटा दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रोहन अपने कार्यालय से सीधे 3 किलोमीटर जाता है, तो उसके कार्यालय का नहीं पता, हमने मान लिया वह ऊपर हो जाता है। यहाँ इसका हो गया कार्यालय, कार्यालय से 3 किलोमीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ जाएगा तो किधर को आ जाएगा, इधर उधर आए तो ये नीचे को आ जाएगा, और फिर 2 किलोमीटर चलता है। बता, यहाँ से वह दाएं मुड़ जाता है, अब वह दाएं मुड़ गया, नीचे को जा रहा था, दाएं मुड़ेगा तो इधर को, और 2 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में पश्चिम की ओर जा रहा है, अब जो ये जा रहा है तो ये दिशा जो है ये पश्चिम है, तो वह अपने आरंभ में अपने कार्यालय से किस दिशा की ओर चला था, जो ये शुरू में चला था इधर को ऊपर को, तो ये कौन सी दिशा थी ये बताना है। तो अगर इधर पश्चिम है तो इधर क्या होगा, पूर्व होगा, और यहाँ पूर्व और पश्चिम है तो इधर क्या होगा, इधर उत्तर होगा, और इधर दक्षिण होगा। तो हमारा आंसर हो गया उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बैट बॉल है और सभी बॉल रॉकेट है। तो ये कुछ वाला, तो कुछ वाला है, तो कुछ वाला क्या होता है, हाफ सर्कल, हाफ हाफ कट मारते हैं, तो ये हो गए बैट और ये हो गई बॉल। नेक्स्ट है, सभी बॉल रैकेट है। जो ये बॉल है ये सारी की सारी क्या है, रैकेट है। आगे क्वेश्चन निष्कर्ष है हमारे, सभी रैकेट बैट हैं, जो ये सारे रैकेट हैं, क्या ये बैट है सारे के सारे, नहीं, ये थोड़े बहुत तो हो सकते हैं, पर ये सारे बैट थोड़ी है, नहीं, ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट है, कुछ बैट रैकेट हैं, कुछ बैट कौन से, ये कुछ बैट है, ये कुछ रैकेट है, हाँ, ये इसमें भी दोनों में आ रहा है ना, ये दोनों कॉमन है, तो ये रो है, तो हमारा दूसरा सही हो गया। तो ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक पालन होता नहीं, न तो ये होता है न दो गलत, केवल निष्कर्ष दो पालन होता है, तो ये केवल दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अलमीरा को ये लिखा जाता है, तो उसी पूर्व भाषा में मो और मौन को क्या लिखा जाएगा, जो भी है। तो इसे देखने पे हमें, वैसे ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं कि आप इनके नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे ए तो आता है पहले नंबर पे, और ये एल होता है 12, एम होता है 13, आई होता है 9, तो ये आर होता है 18, और ए होता है 1, और एच होता है 8। अब इधर हम देखें तो ये क्या लिखा गया है, एक, एक, एच 8 9 12 13 और 18। तो अगर हम नंबरिंग कर लेंगे तो हमें आराम से आइडिया लग जाएगा इजिली के कैसे करके लिखा है। तो अब हमने नंबरिंग की तो हमने पता चल गया कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है इसने, आरोही क्रम में, तो ऐसे ही हम इन्हें भी आरोही क्रम में लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन, फिर ओ, और फिर आर, तो इनमें ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की ओर मुंह करके एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। हमने माना ब्लैक बोर्ड ये है, तो ये इस बेंच पे बैठे हैं, इधर को चेहरा करके, सबका फेस इधर को है। एन पंक्ति के मध्य में बैठा है, बैठे व्यक्ति के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। कितने हैं, 7, तो हम पहले ये 7 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या बोला है, एन पंक्ति के मध्य में बैठे व्यक्ति के दाईं ओर है, मध्य में कौन होगा, मध्य में होगा हमारा, एक बार मध्य में कौन होगा, मध्य में होगा 4 नंबर वाला। तो एन कहाँ पे है, मध्य के
दाएं ओर, तो ये एन जो हो गया मध्य वाले के राइट साइड हो गया, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। जो ओ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो कौन, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ओ के ठीक और दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इस अब ये इसकी मध्य वाले की बात करने लगा कि ये ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, एन पंक्ति के मध्य में बैठे व्यक्ति के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो मध्य में जो है उसके ठीक दाईं ओर है एन, ठीक है। जो ओ के दाईं ओर बैठा है, जो ये मध्य वाला किसके दाईं ओर बैठा है, ओके, तो हमने इसे यहाँ पे बैठा दिया, तो ये मध्य वाला ओके ठीक दाईं ओर हो गया। और पी ओ के दाईं ओर ठीक चौथे स्थान पर है, पी जो है ओ के दाईं ओर है, तो दाईं ओर इधर को है और कौन से स्थान पर, चौथे पे है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसकी बात कर रहा था पी की, तो पी हो गया यहाँ पे। आगे बढ़े, आर पंक्ति के बाएं सिरे पर है, आर जो है बाएं सिरे पे है, ये तो हो गया राइट, हो गया लेफ्ट, बाएं। और क्यू अपने ठीक बगल में बैठा है, और सॉरी, और क्यू उसके ठीक बगल में बैठा है, तो क्यू किसके ठीक बगल में बैठा है, आर के, तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट, यदि एम पंक्ति के मध्य में बैठा व्यक्ति नहीं है, एम जो है मध्य में नहीं बैठा, तो अब हमारी जगह कहाँ कहाँ बची, एक तो ये बची मध्य वाली की और एक ये बची, तो मध्य में बैठा नहीं है तो कहाँ बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, तो बीच में बैठा हुआ कौन सा हो गया, क्या क्या आ गया हमारे, एल, एल नहीं है, तो ये एल हो गया मध्य वाला। बताना क्या था, दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, नहीं सॉरी, हमें बताना है मध्य में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष एम के बैठने का क्रम क्या है। मध्य में बैठे, मध्य में कौन बैठा है, मध्य में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष एम का स्थान बताना है, तो एम एल के कहाँ बैठा है, एम जो है एल के दाईं ओर बैठा है, और दाईं ओर कौन से स्थान पे है, फर्स्ट और सेकंड, दूसरे स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, आइडेंटिफाई को ये लिख दिया जाता है, उसी तरह फाउंटेन को क्या लिखा जाएगा। तो अब हम इसमें पहले नंबर लिख के देखते हैं, सबसे पहले इसे एक बार जूम कर लेते हैं। इसमें हम देखें तो इसने ग्रुप बनाए हैं, आई डी और एफ वाई और आई एन टी आई का। इसने क्या किया, ये बीच वाले जो हैं आई टी एन ई, इसे क्या किया है, आई टी एन ई ऐसे लिख दिया है लास्ट में बीच वालों को। तो क्वेश्चन बताना किसका है हमें, इसमें पहले तो बीच के देख लेते हैं, बीच के कौन से होंगे, इसमें 1 2 3 4 5, इसी में भी 8 ही है, तो इसमें बीच के हो गए ये, तो हम कैसे लिखेंगे, आई टी एन यू, और ये सही में लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा क्या, ए टी एन यू, लास्ट के ये हो जाएंगे। अब हम एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं लास्ट में किस में ये है, तो लास्ट में ए टी एन यू, ए टी एन यू, हाँ सिर्फ इसी में है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन 39 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से 32वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान कौन सा है। क्या बोल रहा है, ये जो जतिन है, ये इसके ऊपर से स्थान जो है इसका 32वां है, तो इसका मतलब इसके ऊपर, मतलब इससे ऊपर कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, 31 है, और ये 32वां है, और टोटल कितने हैं, टोटल है 39, तो ये 32 हो गए, तो इसके नीचे कितने हैं, इसके नीचे हो गए 7। बताना है नीचे से उसका स्थान क्या है, नीचे से स्थान इसका क्या हो गया, इसके नीचे 7 है, तो ये नीचे से कौन सा हो गया, 8वां, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसे क्या लिखेंगे। तो देखते हैं, पहला है एल, ये है एक और नंबरिंग कर देते हैं, 12 9 1 9 19, होगा कितना होता है, हाँ ये तो इसमें बढ़ाया हुआ है, एल का 2 बढ़ा दिया, एम एन, आई का भी 2 बढ़ा दिया, आई जे के, ऐसे ही ए का सी कर दिया, दो दो प्लस किया हुआ है, तो पी का हो जाएगा आर, तो इसमें तो क्यू है, इसमें क्यू है, तो आर वाले ये दोनों है, आर के बाद टी ई तक तो सेम है, ये देख लेते हैं चौथा वर्ड, चौथा क्या है, सी, सी का क्या हो जाएगा, ई, तो ये ई वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीतांजलि बाएं ओर से 24वें, एक पंक्ति है, तो इसमें गीतांजलि है कहीं, गीतांजलि, गीतांजलि बाएं से 24वें स्थान पर है, बायां कौन सा होता है, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर है, 24वें, तो इसके इधर लेफ्ट साइड में कितने हैं, 23 है, और दाईं ओर से 35वें स्थान पर है, दाईं ओर से देखें तो ये 35वें स्थान पर, इसका मतलब इसके दाईं ओर कितने बैठे हैं, 34 बैठे हुए हैं। अब बताना है पंक्तियों में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, इसके बाईं ओर 23 है, और इसके दाईं ओर 34 है, और एक ही गीतांजलि खुद है, तो कितने हो गए टोटल, 3 4 7 और 1 8, और ये 2 और 3 5, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन वाला आ गया, निष्कर्ष वाला, सभी बिल्लियां चूहे हैं, सभी, ये हो गया बिल्ली हो गई है, ये सभी बिल्ली सारी की सारी चूहे हैं,
नेक्स्ट है कुछ चूहे कुत्ते हैं। ये कुछ चूहे कुत्ते हैं। अब इसमें दो तरीके से बना सकते हैं वैसे हम। एक तो ये हो गया, और एक तरीके से और बन सकता है। कैसे बन सकता है? सभी बिल्ली चूहे हैं और कुछ चूहे कुत्ते हैं। तो ये इसके क्रॉस भी कर सकता है, कर भी सकता है ये क्रॉस, और नहीं भी कर सकता। ये इसने क्लियर तो किया नहीं। तो पहले निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो इसने बोला तो था नहीं, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे वाले को जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसे हम, अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा कि हाँ ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो वो सही मानेंगे। वरना अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा तो इसे गलत में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। जो बिल्ली है वो कुत्ता नहीं है। तो ये क्या बिल्ली वाला कुत्ते से मिल रहा है? नहीं, इसमें तो नहीं मिल रहा है, तो इसके हिसाब से गलत है। और इसमें बिल्ली कुत्ता मिल रहा है, तो ये भी इसमें गलत बैठ रहा है और इसमें सही बैठ रहा है। पहले में गलत बैठ रहा है, दूसरे में सही। तो जिसमें एक सही बैठता है और एक गलत बैठता है, तो उसे हम गलत में कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। न तो निष्कर्ष एक और न ही दो पालन करता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सी डी हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है डीएसएसबी। इसमें दो तरीके से डायग्राम बना सकते हैं हम, और अगर इसमें एक सही एक के हिसाब से और एक इसके हिसाब से गलत बैठता है, तो उसे हम गलत नहीं कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, भाग को प्लस में बदल दिया जाता है और गुणा को माइनस में बदल दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम भाग वाले पे फोकस करते हैं, क्योंकि जिसमें डिवाइड हो जाएगा तो वही ऑप्शन सही होने के चांस है। अगर डिवाइड ही नहीं हुआ तो वो हमारा कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो इसलिए भाग भाग वाले को देखते हैं। तो भाग को प्लस में बदल देते हैं। तो पहले हम मार्क चेंज कर लेते हैं। प्लस को भाग कर देंगे, जहां जहां पे भी प्लस होगा वहां पे भाग कर देंगे। तो ये प्लस था, इसकी जगह भाग कर लिख दिया। तो 8 × 48, तो ये डिवाइड हो गया इससे, तो ये हो सकता है। अब देखते हैं प्लस कहाँ है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भाग कर देंगे। तो 7 को 11 से भाग नहीं जा सकती, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट करते हैं, ये प्लस को फिर यहाँ पे भाग कर देंगे। तो यहाँ पे भी 8 × 48 भाग जा सकती है, इसके होने के भी चांस है। और लास्ट वाले में अगर देखें तो यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो इसके होने के भी चांस है। अब हमें करना ही पड़ेगा। अब सारे मार्क को चेंज करते हैं। 9 मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, -48, और प्लस को कर देंगे भाग 8, माइनस को कर देंगे गुणा 7, और भाग को कर देंगे +11। तो ये कितना है, 8 × 48, 6 गुणा 7 + 11, 6 7 42, 42, और ये तो माइनस का 42 हुआ। 9 + 11, तो ये तो माइनस में आएगा, तो ये तो है नहीं। फिर ये तो हमारा गलत हो ही गया था, क्योंकि इसमें भागी नहीं जा रही है। यहाँ पे प्लस की जगह हमने भाग किया था, तो 11 से 7 डिवाइड नहीं होगा। अब इसे करते हैं। 9 भाग को कर देंगे +48, प्लस को भाग, माइनस की जगह गुणा 7, और गुणा की जगह -11। तो 8 × 48, 6, और 6 7 42, -11। ये -11 है और प्लस का 9 है, तो -2 बचा, तो ये 40 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ घटाना हो, मतलब भाग की जगह माइनस हो और माइनस का अर्थ गुणा हो, और गुणा का अर्थ जोड़ना हो, प्लस का अर्थ भाग हो, तो निम्न में से व्यंजन का मान क्या होगा? इसे सोल्व करना है मार्क चेंज करके। तो 12, प्लस का मान क्या है? प्लस का है भाग 6, और गुणा का है जोड़ना, माइनस का है गुणा, और भाग का है घटाना। तो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से इसे हमें सोल्व करना है। 6 दूनी 12, प्लस 9 8 72, -16, ये हो गया 74, 74 में से 16 गया, तो आया 58। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, 32 विद्यार्थी की एक कक्षा में भैरवी का स्थान ऊपर से 26वां है। तो ऊपर से 26वां है, मतलब उसके ऊपर तो 6 है, और फिर भैरवी है, ये 26वीं है भैरवी। नीचे से भैरवी का स्थान कितना होगा? टोटल कितने थे? 32 थे। ये 26 तो हो गए, तो इसके नीचे कितने होंगे? इसके नीचे होंगे 6। तो नीचे से इसका स्थान कितना हो गया? 6, तो इसके नीचे है, और ये होगी 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सीरीज का। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले तो जूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 10 और 4 में डिफरेंस है, 10 और 14 में 4 का, और 14 और 9 में है हमारा डिफरेंस, 14 और 23 में 9 का, और 23 और 39 में करते हैं तो 16 का। तो अब इनके डिफरेंस में हम देखें तो ये 2 का वर्ग हो रहा है, और ये 3 का, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का है, और ये 4 का है। तो यहाँ पे इनमें अब क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 ऐड हो जाएगा। इसमें अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 4 और 6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित नीचे 4 आकृति दी गई है, इनमें अलग बतानी है। तो हम देखते हैं, ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये अपोजिट है इसमें, इसमें भी अपोजिट है और इसमें भी अपोजिट है, इसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेत का अचेत, तो ये विलोम शब्द दिए गए हैं, तो ऐसे ही निश्चिंत का उल्टा क्या हो जाएगा, चिंतित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का प्रतिबिंब बताना है, ये एक दर्पण है यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले ये आर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो इन दोनों में दिया गया था, ये तो गलत हो गए दोनों। आप देख लेंगे, आर के बाद है ओ टी ए, फिर क्या है आर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश, छलांग, उल्लू क्या होता है। तो उल्लू क्या होता है, स्टर्ड, स्टर्ट नहीं, उड़ना, झपट्टा मारना, मंडराना। तो हाँ, उल्लू मंडराता है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ये मार्क जो है, इसका अर्थ है ए बी का पिता है, और इसका अर्थ है माँ है, इसका अर्थ है ए बी की बहन है। तो इनमें हमें ये सोल्व करना है, तो हम इसे सोल्व करते हैं डायरेक्ट। ओ हैशटैग का अर्थ है ए बी की माँ है, तो ये जो पहला वाली, जहाँ पे भी ये हैशटैग का मार्क है उसमें पहली वाली माँ है, ए बी की माँ है। तो ऐसे ही ओ जो है माँ है, किसकी माँ है, पी की, ओ है पी की माँ। फिर ये डॉलर वाला मार्क देखते हैं, डॉलर का तो नहीं है, इसका अर्थ है ए बी का पिता है, ये तो माँ थी, तो इसको माइनस मार देता हूँ जेंडर का पता करने के लिए। फिर बोला है इसने ए बी का पिता है, तो ये पी पिता हो जाएगा किसका, क्यू का। नेक्स्ट है पर, परसेंट का मार्क, परसेंट का मार्क क्या है, ए बी की बहन है, तो ये क्यू बहन हो गई किसकी, बहन वाले को हम बराबर में लिखते हैं आर की। तो ये हो गया हमारा, इसमें बताना क्या है, ओ का आर से संबंध बताना है, ओ का आर से संबंध बताना है। तो कितनी पीढ़ी का अंतर हो गया, इनमें हो गया 1 और 2 पीढ़ी का अंतर हो गया। तो पोती वाला हो सकता है, दादी वाला हो सकता है, माँ वाला तो है नहीं, आंकड़े तो अपर्याप्त, देखते हैं आंकड़े अपर्याप्त है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों भाई बहन थे, ये इनके पिता थे, और पिता की मम्मी ये माँ थी, तो पिता की मम्मी दादी, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं, असंगत बताना है, डिफरेंट बताना है। लीची, तरबूज, कटहल, पपीता। तो ये लीची और कटहल और पपीता तो पेड़ पे ऊपर लगते हैं, और ये तरबूज बेल पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट बताना है हमें। तो किसी भी एक को, किसी एक मार्क को हम पकड़े, पहले अगर हम इसे एरो वाले को ले, तो एरो जो है वो बाहर को है, हाँ, तो ये तो चारों में सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, एरो के बाद सर्किल है, सर्किल के बाद त्रिभुज है, और त्रिभुज के बाद ये आयत है, तो इसमें इसमें भी सेम है, इसमें इसमें भी सेम है, इसमें देखें, हाँ, तो इसमें जो है ये यहाँ पे अंदर वाला एक खाली था, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है, और इसमें अंदर वाले खाली न, ये एक खाली है, पर ये जो त्रिभुज था इसमें बाहर था, इसमें पहले में भी बाहर था त्रिभुज, दूसरे में भी, तीसरे में भी बाहर है, तो ये यहाँ पे, ये त्रिभुज यहाँ पे बाहर होना चाहिए, तो ये डिफरेंट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अलग बताना है, अलग कौन सा होगा, ऑप्शन है एक स्टार, तो इनमें ये मिररिंग किया हुआ है, मिरर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, ऐसे ही ये भी मिरर किया हुआ है, ये भी मिरर किया हुआ है, पर अगर इसमें हम यहाँ पे मिरर करते तो ये वाला यहाँ पे आता, और ऐसे ही यहाँ पे मिरर होता तो ये ऐसे होता, तो ये डिफरेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पैटर्न को पूरा करना है, तो पैटर्न को पूरा करने के लिए पहले ऐसे होगा, और ये सीधा होगा, ऐसे ही सीधा होगा, फिर ऐसे, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य ने एक लड़की का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता के साले की पुत्री है। पिता के साले की पुत्री क्या होती है, मामा की बहन, भाई बहन, अच्छा, साले की पुत्री है, आदित्य का उस लड़की से क्या संबंध है, तो वो मामा की पुत्री होगी, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि गुणा का अर्थ घटाना हो, माइनस का भाग हो, तो इसे सोल्व करना है, इसे,
तो हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 10 प्लस का अर्थ क्या हो, गुणा, 11 गुणा का अर्थ घटाना, 18 भाग का अर्थ जोड़ना, 16 और माइनस का अर्थ भाग हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग, फिर गुणा, अब बचाव कर लेंगे। 18 में ये हो गया 114, ये दोनों जोड़ दिए, 114 में से 18 गए 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीरीज वाला है, तो इसमें सीरीज वाले हर क्वेश्चन में हम पहले क्या करते हैं, पहले इनमें डिफरेंस देख लेंगे कितना कितना। तो ये 5 प्लस हो गया, एक बार जूम करते हैं, इनमें डिफरेंस 5 का था, इनमें 7 का था। तो ये देखें तो ये सीरीज बनी है, 5 के बाद 7 का, 7 के बाद क्या होना चाहिए, 9 का होना चाहिए। तो 9 जोड़ देंगे तो 28, ऐसे ही 9 के बाद जुड़ेगा 11, तो 28 और 11 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे सीरीज को पूरा करना है, तो सीरीज को हम देखें तो पहले जो सीधी लाइन है ये पीछे चली गई, फिर आगे आ गई, तो फिर पीछे चली जाएगी। तो ये तो सेम ही है सभी में, हमें तीर का देखना होगा। इसमें जो ये तीर था ये नीचे को था, इसमें ऊपर को था। ये पहले तो इस लाइन में था तीर, फिर ये इसमें चला गया, अभी इसमें है तो ये भी इसमें चला जाएगा। साथ साथ में आप भी करते रहिए। इसमें ये तो सेम ही है, ये तो पीछे दिया हुआ है सभी में, तो हमें देखना होगा इसका। तो इसमें पहले तो नीचे को मुंह खुला हुआ था, फिर ऊपर को, अब नीचे को है तो अब ऊपर को होना चाहिए। तो ये नीचे है, ये तो गलत हो गया। और चौथा, ये भी नीचे है, ये भी गलत हो गया। अब हमारे बचे ए और सी। ए और सी में अब हम ये एरो वाला देख लेते हैं कैसे होना चाहिए एरो। तो पहले फर्स्ट में नीचे था, फिर ऊपर, इसमें ऊपर है तो इसके नीचे होगा, तो इसमें ऊपर था, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इसमें भी सीरीज को पूरा करना है। इसमें क्या किया, त्रिभुज को तो यहाँ किया, तो ऐसे ही हम इसे क्या कर देंगे, त्रिभुज को नीचे वाले को बीच में किया, तो ये बीच में चला जाएगा। तो ये बीच में सभी में है, सभी में है, पर इसका जो दिशा होनी चाहिए ऐसे ही होनी चाहिए क्या, नहीं, ये चेंज किया था। ये त्रिभुज ऊपर था तो ये इसका मुंह नीचे को कर देगा, तो ऐसे ही ये जो है ये भी उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होगा तो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। नेक्स्ट, ये ये जो था ये नीचे चला गया था, तो ये नीचे चला जाएगा। और इसका मुंह ऐसे किया था, तो ये ऐसे कहेंगे तो ये नहीं है, ये है, और ये भी हो सकता है। तो अब तीसरा देख लेते हैं। इसका क्या किया इन्होंने, इसको 45 डिग्री घुमा दिया, तो ऐसे ही हम इसे भी 45 डिग्री घुमाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा सेम है इसकी तरह ही। इसमें ये भी गलत हो गया, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रमशः है जिस तरीके से मोड़ते हैं वह विधि दिखाई गई है, खोलने पर ये कागज कैसा दिखाई देगा। पहले तो ऐसे खोल दिया, फिर फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ये कट है, तो ये कैसे हो जाएगा, खुलेगा तो यहाँ भी ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे ही चारों में ऐसे ही है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सीरीज को पूरा करना है, आप भी कीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जीके का पहला क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा या अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय किस देश में स्थित। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये खेल से संबंधित है, तो खेल से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इस पे अलग से हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। अभी आप इसमें देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा किस महीने में आयोजित होती है। तो ये जून और जुलाई में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का साध सुख मयंजियम लोक नृत्य, ये डांस का क्वेश्चन है, लोक नृत्य किस राज्य का है। तो इसके नाम से हम वैसे पता लगा सकते हैं कि किसी पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है। तो गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। लोक नृत्य की भी हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन लगता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो ये कितने राज्य हैं, 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत
ग्रामीण जनसंख्या है, तो ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी कोंकणी मराठी कोंकणी हिंदुओं के लिए नया वर्ष निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार के साथ आरंभ होता है? तो हम हिंदू नंबर्स पर कौन सा त्योहार मनाते हैं? गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदी लोधी वंश लोधी वंश मूल था लोधी वंश का मूल क्या था? अफगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश जो है अफगानी थे। मध्याह्न भोजन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष स्टार्ट हुई? तो मिड डे मील की कब से स्टार्ट हुआ? 1995 से। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? ये भी डांस का क्वेश्चन है। तो लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में रिलीज हिंदी फिल्म शाहजहां का गाना जब दिल ही टूट गया किसके द्वारा गाया गया? इसके सिंगर कौन थे? तो ये थे कुंदन लाल सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोगियों के उपचार, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए स्थापित आश्रम आनंदवन का संस्थापक कौन था? आनंदवन किसने स्थापित किया था? बाबा आमटे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1982 में भारत द्वारा आयोजित एशियाई खेलों के शुभंकर का क्या नाम था? ये भी खेल से संबंधित क्वेश्चन है, तो दो तो हो गए। तो 1982 में जो हुआ था उसका शुभंकर, मास्कट क्या था? अप्पू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 21 में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य द्वारा अतिरिक्त एक्स्ट्रा 10 साल के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया जाएगा? 10 साल के लिए और किस किस राज्य सरकार ने स्पॉन्सर किया है हॉकी टीम को, भारतीय हॉकी टीम को? तो ये क्या है? ये क्या है? ओडिशा के मुख्यमंत्री जी ने, श्री नवीन पटनायक जी ने। नेक्स्ट है, कौन एक प्रसिद्ध बंदा नवाजी कव्वाल है? बंदा नवाजी कव्वाल कौन है हमारे? अतीक हुसैन खान। ये स्टैटिक जीके के ही हम टॉपिक वाइज वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मंत्री के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? कौन भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो ये हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार मौर्य के पिता कौन थे? बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर की क्लासेस भी डेली आने वाली है। कंप्यूटर का आभासी रूप से, आभासी होता है वर्चुअल रूप से अभिगमन करने और दो मशीनों के मध्य दो तरफा सहयोगात्मक और पाठ्य आधारित संचार प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? वर्चुअल रूप से काम करती है उसे हम टेलनेट कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्चुअल नेटवर्क पे जो काम करता है वो टेलनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? रेडियो किरणों की। तो रेडियो किरणें तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो रेडियो किरणों से फिर कम होती है अवरक्त किरणों की। और अगर हमसे पूछता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का ये सेकंड पार्ट, ये इसमें 20-20 क्वेश्चन करके पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। 40 जीके के क्वेश्चन को। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल का। ये करंट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का निर्धारण किसने किया? तो डीएनए की खोजी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इसका आंसर ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किए गए थे और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, सांख्यिकी एवं कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम न्यूनतम है? सबसे कम किस राज्य की आय प्रति व्यक्ति आय है? वो है बिहार की। जहां पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए पर ईयर है, वहीं बिहार की सिर्फ 70,000 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत का प्रकार है? अनवीनकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल, तो ये नाभिकीय होता है हमारा, नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास सूचकांक कौन करता है हमारा प्रकाशित? ये करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। परमाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋणावेशित कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज किस पे होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। तो निगेटिव वाला बताना था इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सोलिसिटर जनरल के पद पर कभी नहीं रहे? कभी नहीं रहे, वो है हमारे राम जेठमलानी जी। उच्च मूल्य वर्ग के नोटों 1000, 5000, 10,000 को भारत में फिर से लागू किया गया था। तो 1954 में इन्हें फिर से लागू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार हमारा तिब्बत का पठार है। क्वेश्चन है, कोशिका में झिल्ली से घिरे अवयव में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जो पाचक एंजाइम होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं लाइसोसोम में। इसे हिंदी में लैन काय बोलते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है,
मार्च अप्रैल 2021 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे? तो ये भी करंट का क्वेश्चन आया। तो 21 अप्रैल मार्च अप्रैल में कितने 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। एनडीए एनडीए सरकार के समय केंद्रीय विनिवेश मंत्री प्रभार मंत्री बताने हमें। तो एनडीए की सरकार कब रही थी? 1998 से 2004 तक, और हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो केंद्रीय विनिवेश प्रभार मंत्री उस टाइम अरुण शौरी जी थे। नेक्स्ट है उत्पादन पर भारत द्वारा नवीनीकृत रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए मेक इन इंडिया की पहल कब हुई? मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। हमारा सौर मंडल निम्नलिखित में से किस आकाशगंगा, किस गैलेक्सी का भाग है? तो हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? मिल्की वे में। तारापुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र। 17 क्वेश्चन, आइंस्टाइन के विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी E बराबर mc² में C क्या है? तो C क्या होता है हमारा? प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर बैंकिंग वित्तीय संगठन का संक्षिप्त नाम है? किसका संक्षिप्त? ILFS का हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो फुल फॉर्म की भी मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें सभी पूछे जाने वाली फुल फॉर्म है। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी पे DSSB के सभी क्वेश्चन की एक क्वेश्चन बुक बनाकर भी मैं सब्जेक्ट वाइज इस पे इसी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप @वसुधैव कुटुंबकम ई क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ILFS की, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसी पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट भी प्रोवाइड कराया करूँगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है हमारी चिल्का झील, और कहाँ है ये? ओडिशा में। पर ओडिशा इसमें ऑप्शन नहीं है, दूसरी कौन सी है? सांभर, तो ये राजस्थान में। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा किसमें है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, ये आप कमेंट करके बताएं। यदि साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6.5% वार्षिक ईयरली, अगले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक, और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है, यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपए का निवेश करता है तो उसे 9 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? 5,000 रुपए लगाए किसी ने, और वो उसके 9 साल के बाद कितने हो जाएंगे ये बताना है हमें। 9 वर्ष के बाद कितने रुपए उसके हो जाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2 वर्षों के लिए 6.5, देखो एक पहले 2 वर्षों के लिए मतलब 1 वर्ष के लिए 6.5%, और 2 वर्षों के लिए मैं निकालूंगा 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? 6.5 गुणा 2, या 6.5 प्लस 6.5, है ना? तो ये हो गया 13%। 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा उसका? 13%। आगे बोला अगले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक है, मतलब अगले 3 वर्षों के लिए 10 10 10 है, तो अगले 3 वर्षों का कितना हो जाएगा? पहले 2 वर्षों का हो गया 13%, अगले 3 वर्षों का कितना हो जाएगा? 1 साल का 10% है, तो 3 ढाई 30% हो गया अगले 3 सालों का। अभी कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। अब वो बोल रहा है 5 वर्ष के बाद 12% लगता है, और कितने वर्ष का चाहिए हमें? 9 वर्ष का। तो 5 के बाद 9 साल होने के लिए कितने साल बचे? 4 साल बचे ना, और 5 वर्ष के बाद कितना परसेंट ब्याज है? 12%। तो कितना हो गया टोटल? 12 चुक 48%, 4 वर्ष का। अभी कितना टोटल, कितना उसे ब्याज मिलेगा? परसेंट में जोड़ देता हूँ। 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 हासिल था 9, तो 91% उसे ब्याज मिल गया। कितने साल में? 9 वर्ष में। तो उसका धन कितना था? 5,000 था, ये अब कितना हो गया? तो 91% बढ़ गया। तो कितना परसेंट हो जाएगा? पहले जो भी कोई भी संख्या होती है तो वो 100% होती है, और 91% बढ़ गई, तो कितना परसेंट? 100 प्लस 91 हो गई ना, तो 5,000 का 191% होगी। और परसेंट निकालने के लिए बटे में 100 लिखूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इनकी 50 की और 191 गुणा करूंगा, 5 का 5, 5 में 45 का 5, हासिल लगे 4, 5 या 5 और 4 9, और जीरो का जीरो, तो कितना आया? 9,550। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देख लेना, और किसी को स्लो लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 306 है और उनका महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 18 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी है, दूसरी वाली संख्या बड़ी है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं वो बतानी है, कि दूसरी बड़ी रहनी चाहिए पहली वाली संख्या से। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, पर जिसने पढ़ा हुआ होगा पहले उसे पता होगा कि जब एचसीएफ दिया होता है हमारा महत्तम समावर्तक में से, तो हम संख्याओं को कैसे मानते हैं? एक संख्या को
18 ए मानेंगे और दूसरी संख्या को 18 बी मानते हैं। ये इसलिए मानते हैं क्योंकि ये होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो ये कॉमन है तो दोनों में ये होना चाहिए ना, 18 पहली संख्या में होना चाहिए और दूसरी संख्या में भी। तो अगर में से हमें कभी भी दिया हो तो हम में से के साथ ही संख्याओं को मानते हैं क्योंकि ये कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहली संख्या मैंने 18 ए मान ली और दूसरी 18 बी मान ली। उसने दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योग 306 है। ये दो संख्या हो गई, इन दोनों का जोड़ 18 ए और 18 बी दोनों का योग 306 है। देखो ये 18 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले सकता हूँ मैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 306। ए प्लस बी की वैल्यू पता करनी हो मुझे तो 18 को इधर लेके जाऊंगा, इधर इनके बीच में कोई मार्ग नहीं तो गुणा का है, इधर लेके जाऊंगा तो भाग में। अब 18 से भाग दूंगा तो 18 36 हो जाता हो जाएगा, 18 का 18 बचा कितना 12, 126, 18 सत्ते 126। तो ए प्लस बी इजिकल टू कितना आ गया 17 आ गया। जो बे दो संख्याएं होंगी उनके जो ये ए प्लस बी जो को प्राइम नंबर होंगे उनके सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इन्हें, जो मैथ एचसीएफ के अलग जो बचते हैं। तो इनका योग 17 होगा। अब बताना क्या है, ये ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं कि बी बड़ा है, ये बोल रहा था ना उसने, दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी होनी चाहिए और योग कितना होना चाहिए, योग पता है हमें 17 आएगा। तो देखो स्टार्ट से लिखते हैं हम। अगर ए 1 होगा तो बी कितना होगा 16, 1 और 16 17 है ना, दोनों का योग। ये तो है ए प्लस बी 17। और अगर ए 2 होगा तो ये कितना होगा 15। ऐसे ही अगर ए, ये ए है ये बी है, ये ए 3 होगा तो 14 होगा, 4 होगा तो 13, 5 होगा तो 12, 6 होगा तो 11, 7 होगा तो 10 और 8 होगा तो 9। अब ये ए 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा बी 8 हो जाएगा। पर देखो उसने बोला था कि दूसरी संख्या पहली से बड़ी होनी चाहिए, पर इसमें दूसरी संख्या तो छोटी होगी पहली से, तो ये तो हम लेंगे नहीं। कहाँ तक लेंगे हम, जहां तक ये बी की वैल्यू बड़ी थी तो यहाँ तक लेंगे। ये कितनी संख्या होगी ये बताऊंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर इसका सी डी हो जाएगा। देखो ये समझाने की वजह से इतना लंबा किया मैंने। अगर मुझे निकालना होता है बी की वैल्यू जो बड़ा होगा तो मैं इसमें से एक माइनस करके सिर्फ 2 से भाग देता, तो 17 में से 1 गया 16/2 तो 8 आ जाता। पर ये आ तभी जाता जब हमें पता हो कि वैल्यू निकलती कैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार वापस करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई थ्री की वैल्यू पता करनी है। देखो पहले तो हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू पता होगी तो हम एक्स वाई थ्री की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो इसमें वर्गमूल में दिया हुआ है, ये पॉइंट में दिया हुआ है, पर अब ये किस किस का वर्ग होता है ये पता हो तो जल्दी आसानी से हो जाएगा ना, ठीक सोल्व। ये 12.96 है और 1296 वैसे होता किसका है, 36 का वर्गमूल होता है ना, तो 1296 बाहर आएगा तो 36, और दो के पहले पॉइंट था, बाहर आएगा तो एक पॉइंट लगेगा। अब देखो एक वीडियो में बनाऊंगा वर्ग वर्ग और वर्गमूल की, उसमें हम कैसे 2 4 5 सेकंड में 2 से 5 सेकंड में वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं ये बताऊंगा। देखो ऐसे होता है, 1296 है, इसके जोड़े बनाते हैं हम, और लास्ट का 6 है तो लास्ट में 6 6 के में आएगा, और यहाँ जो बचा हुआ है इसमें हम वर्ग का पहाड़ा करते हैं। एक ही का ना, एक एक का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो ये कितना था 12 था, ये 16 ज़्यादा हो गया तो ये कितना आया 3 का ही आया। चलो उस वीडियो में बात करेंगे इसके लिए, अभी करते हैं। ये 3.6 आया बटे में एक्स है इजिकल टू एक्स बटे में इसके, देखो ये जो है 50 625 इसका जोड़ा बनाऊंगा 25 का, और यहाँ बनेगा ये बाकी का एक जोड़ा बनेगा तो 25 है, लास्ट में 5 है तो ये किसका आएगा 5, और ऐसे ही इसका पहाड़ा पढ़ूंगा तो 22 का होता है 487, और 23 का होता है 529, तो ये 22 का आएगा। और कितने के पहले एक पॉइंट था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने के पहले लगेगा 1 2 3 के पहले। एक्स की वैल्यू पता करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एक्स की एक्स से गुणा हुई तो एक्स स्क्वायर हुआ इजिकल टू 3.6 गुणा 0.225। अब मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी है तो ये स्क्वायर में जो है इधर लेके जाऊंगा और इधर स्क्वायर में इधर जाके वर्गमूल में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब मैं एक्स की वैल्यू पता करूंगा तब ये ऐसे हो जाएगा, इधर का वर्ग इधर वर्गमूल में आ जाएगा। चलो इसका मैं पॉइंट हटा देता हूँ, ये पॉइंट हटाऊंगा बटे में 10, ये पॉइंट हटाऊंगा बटे में 3 0 1 2 3, और ये भी वर्गमूल में होगा ना। 36 किसका वर्ग होता है 6 का, और 225 होता है 15 का, और ये कितने जीरो में बटे में 1 2 3 4, बाहर निकले कितना आएंगे 2, तो इतना आया 15 छक्का 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 बटे में 2 जीरो है। बतानी किसी वैल्यू तो एक्स वाई थ्री की, ये तो एक्स की वैल्यू है हमारी, और एक्स वाई थ्री की निकालूंगा मैं तो 3 से और भाग कर दूंगा, 3 से काटूंगा तो 3 3 9 जीरो, और बटे में कितने जीरो है 2,
तो 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया 0.30। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है बाई जेड के बराबर, बाई की वैल्यू जो है जेड के बराबर है और इनकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। बाई जेड के बराबर तो है, पर ये दोनों जो है जेड जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़े हुए हैं। तो दिए गए समीकरण में एक्स का उच्चतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। तो चलो लिख लेता हूँ एक बार यहाँ को, 5x1 प्लस 6y8 प्लस 3z3 इजिकल टू 1492। देखो ये जो इन तीनों का इतना जोड़ दिया हुआ है हमें 1492, और बाई और जेड जो है वो बराबर बराबर है। तो एक्स की वैल्यू पता करनी है हमें। देखो 1 और 8 कितना हुआ 9, 9 और 3 12, 12 का 2 और हासिल लगेगा यहाँ 1। तो अब क्या, अब किसे जोड़ते हैं हम, जेड एक्स वाई जेड को जोड़ेंगे ना दूसरे नंबर पे। पहले तो इकाई काम को जोड़ते हैं, 1 8 3 जोड़ा तो 12, 12 का 2 लिखेंगे, हासिल लगेगा 1। अब ऐसे एक्स और वाई और जेड को जोड़ेंगे, जहाँ काम को जोड़ेंगे ना। तो अब ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 9 आना चाहिए, और एक इसमें हासिल पहले ही है। तो इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना, क्योंकि एक तो हासिल है ही। क्योंकि जब एक्स वाई जेड 8 आएगा और एक हासिल तब 9 आएगा ना, 8 और एक हासिल 9। तो इन तीनों का योग होना चाहिए 8, और उसमें भी वाई और जेड तो बराबर है। तो अगर वाई और जेड, अगर सबसे शुरू में मैं जीरो लेता तो जीरो तो इसने बताया कि जीरो तो हो नहीं सकता, तो वाई और जेड की वैल्यू एक लिखनी पड़ेगी मुझे, एक और एक। कम से कम ये एक होना चाहिए ना वाई और जेड, क्योंकि जीरो नहीं है तो एक कम से कम एक तो होगा ही। तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो इनका योग 8 हो जाए, दो तो ये है ही, 6 होगा ना, फिर 6 7 8 इजिकल टू तब 8 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखो और कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे वाई और जेड का, जीरो तो लिख नहीं सकते थे, एक लिखा तभी हो गया वैसे सोल्व। दो लिखेंगे तो 2 और 2 4, और यहाँ पे क्या जोड़ूंगा मैं, चार, चार ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 7 और 28 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग है। तो देखो अगर हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी होती है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस सबसे पहले इसके हम क्या कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पंजे 10, 7 को तो सिर्फ 7 ही लिख सकता हूँ, और 28 को लिख सकता हूँ मैं 7 चौक 28, तो 7 गुणा 2 गुणा 2। अब इसका एलसीएम लेना हो तो मुझे 2 आ गया, गुणा 5 एक ही है, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, बाकी क्या बचा, 2 बचा, 2 लिख दिया। ये कितना हो गया 10 और 7 दूनी 14, 14 की 10 से गुणा करी 140, 140 एलसीएम आ गया। तो ये जो 140 आया वो, ये वो संख्या होती है सबसे छोटी जो इन तीनों से भाग चली जाए। ये इन तीनों से भाग दो मैं, 10 से भी चली गई, देखो 7 दूनी 14, 20 बार चली गई, 28 से 5 बार चली गई। अब बताना क्या था, ये तो सबसे छोटी संख्या हो गई जो इन तीनों से भाग चली जाएगी। ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो देखो वो संख्या भी 140 से भाग जाती होगी ना, तो अब हमें ये देखना है ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में 140 से कौन सी विभाजित है। तो 140 से भाग जाने के लिए वो संख्या किससे किससे डिवाइड होनी चाहिए, ये तो 10 से होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में जीरो है। तो ये तो सारी है वैसे 10 से तो। और किस किस से होनी चाहिए, 7 गुणा 2 है ना, 7 दूनी 14, तो 7 से और 2 से होना चाहिए। लास्ट में जीरो है तो 2 से भी सब विभाजित हो जाएंगे, पर 7 से कौन सी होगी ये पता करना है। तो 7 के पहाड़े में 16 तो आता नहीं, गलत। 7 7 49 ये हो सकता है, 7 से 64 भी नहीं करता, 36 भी नहीं करता, तो ये भी गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स के 85% के, 50% के, 17% का, 20%, 289 के बराबर है। एक्स के 11% की वैल्यू बतानी है हमें। तो के का मतलब गुणा होता है ना, तो एक्स गुणा 85%, जब मैं परसेंट का मार्क हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा ना, तो यहाँ पे बटे में 100 गुणा 50/100 गुणा 17/100 गुणा 20/100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 289। ठीक है। देखो अगर मुझे इसमें से कुछ काटना हो तो क्या काट सकता हूँ मैं, 20 20 20 पंजे 100, 5 5, 5 ढाई 50, जीरो से जीरो कट गया। जो मुझे कट सकता था वो मैंने काट लिया। अब चलो ये भी कट जाएगा शायद 17 से, 17 का ना 17, बचा कितना 11, 17 सत्ते 119, ये 17 का हाँ वर्ग होता है ना, और 17 का ना 17, 17 पंजे 85, और 5 का ना 5, 5 दूनी 10। तो कितना बचा, ऊपर तो सब एक एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, बटे में बचा वैसे। तो एक्स की वैल्यू पता करनी हो मुझे, तो इधर तो एक है, अब एक गुणा ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, तो 100 गुणा 100 गुणा
ये 2। अब ये x की वैल्यू आ गई थी, बताना कितना है, x का 11%, ये तो इतना x है, और इसका का मतलब गुणा 11% निकालना है, तो 11/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 दूनी 22, 22 के 200 से गुणा करेंगे तो 2200। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो वापस करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है एक्स वाई टेन की वैल्यू पता करनी है, तो पहले तो एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। चलो इसमें तो हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की गुणा होगी, 1.47 इज एक्स इजिकल टू 14.7 गुणा 0.847। वैल्यू किसी पता करनी है हमें एक्स की, तो इसे इधर लेके जाऊंगा, इधर ये गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पॉइंट दो के पहले है तो 2 जीरो लगा दूंगा ऊपर, यहाँ 3 के पहले है तो बटे में 3 जीरो लगा दूंगा, यहाँ पे 1 के पहले है तो 1 जीरो लगा दूंगा। ये तो हो गई एक्स की वैल्यू, बताना क्या था, एक्स बाई टेन की वैल्यू। तो अगर एक्स बाई टेन की वैल्यू पता करनी है तो मुझे 10 से और भाग देनी पड़ेगी। चलो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 147 तक तो कोई पॉइंट नहीं बचा हुआ ना, 147 कट गया, बचा कितना, 147 बटे 1000, बटे में 3 जीरो है तो 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.147। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक ऋण को चुकाने के लिए ब्याज सहित 12,800 रुपये का भुगतान किया, जो उसने 5 वर्ष पहले 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लिया था। साधारण ब्याज का सवाल है। इस ऋण पर चुकाए गए साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करो। कितना उसने साधारण ब्याज दिया ये बताना है। देखो 5 साल के लिए तो उसने लिया था, और 1 साल का ब्याज कितना था, 12%। 1 साल का कितना ब्याज है, 12%। तो 5 साल में कितना हो जाएगा ये ब्याज उसका, 5 गुणा 12%, तो कितना, 60% हो गया ना। 5 साल का कितना हो गया, 1 साल का 12% था तो 5 साल का निकालूंगा तो 12×5 = 60, 60% ब्याज दिया उसने। और क्या बोल रहा है वो, ब्याज सहित 12,800 रुपये चुकाए, मतलब कि उसने धन जो लिया होगा वो 100% लिया होगा ना, 100% होता है ना किसी की भी वैल्यू, और 60% ज्यादा चुकाया उसने। तो मतलब कितना चुकाया उसने, अगर 100% लिया था तो उसने 160% चुकाया ना, और वो चुकाया हुआ धन कितना है, 12,800, मतलब 160% की वैल्यू कितनी है, 12,800। बताना क्या है, ब्याज कितना था पैसों में, तो ब्याज कितना था, 60%। 160% की वैल्यू तो मुझे पता है, 60% की वैल्यू पता नहीं है। तो पहले तो मुझे 160% की वैल्यू पता है, तो मैं 1% की वैल्यू निकालनी होगी मुझे, तो इधर ये कहाँ लेके जाऊंगा, बटे में लेके आऊंगा ना, 12,800 के बटे में आ जाएगा 160, और वैल्यू बतानी किसकी है मुझे, 60% की, क्योंकि ब्याज जो रहा उसका 60% रहा ना 5 साल में। तो साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करो, ब्याज की राशि 60% होगी ना, तो 60% इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12,800 बटे 160 गुणा 60%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए, 16 से 128 कट जाएगा, 16 अट्ठे 128 16 अट्ठे 128, और बचा कितना, सिर्फ ये बचा 8 और 6, 8×6 = 48। अच्छा ये परसेंट की वैल्यू बताई थी ना, मैं तो 60% की, तो ये बटे में 100 नहीं लिखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 48, 4800 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। समझ नहीं आया होगा एक बार वापस करके वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। देखो जब जिसमें मैंने बताया था, ब्रेक डाउन किया था सिलेबस का, उसमें मैथ का भी बताया था, उसमें मैंने बोला था कि अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन से बनते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, इसके नीचे भी सिंप्लीफिकेशन का है, कई 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। 20 अगर अगर टीचिंग वाला होगा आपका तो इस 3 से 4 सवाल आपके सिंप्लीफिकेशन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन हर चैप्टर में हमारा काम आता है। तो सिंप्लीफिकेशन पहले तैयारी सिंप्लीफिकेशन की करना। मैं एक दो वीडियो देख रहा था जिसमें टीचर बोले थे, पर वो सिंप्लीफिकेशन को नहीं जोर दे रहे थे। तो जिसका अच्छा मैथ है तो उसे तो कोई जरूरत नहीं है इतनी सिंप्लीफिकेशन करने की। पर अगर सिंपली आपका मैथ अच्छा नहीं होगा तो सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ना तो मैथ हो पाएगा और रीजनिंग भी नहीं होगी फिर। तो सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना अगर बिगिनर हो तो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। 4/7, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14/5, फिर तो गुणा है, 3 3 और 2 5/3, फिर क्या है, भाग, भाग का मार्ग है।
ये कितना हो गया, 5 से 15 और 1 16/5। फिर दिया हुआ है भाग, तो भाग को वैसे मैं गुणा में बदल सकता हूँ, पर मैं गुणा में बदलूंगा नहीं। गुणा में इसलिए नहीं बदलूंगा क्योंकि बोर्ड मास का जो रूल होता है, बोर्ड मास के रूल में पहले क्या सोल्व करना होता है, हमें ऑफ करना होता है ना। तो इस भाग को मैं कैसे कर सकता हूँ, भाग तो ये डिवीजन बाद में आया ना, ये ब्रैकेट है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो पहले ऑफ आता है डिवीजन से, तो ये डिवीजन नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए डिवीजन का ऐसे मार्क लगाऊंगा, 4 दूनी 8 और 1 9/2। पहले ऑफ करूंगा, ऑफ मतलब गुणा, और ये कितना हो जाएगा, 5 से 15 और 1 16/3। अब मैं भाग कर सकता हूँ क्योंकि ऑफ खत्म हो गया। चलो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व करने के लिए मुझे भाग को गुणा में बदल देता हूँ। तो 16/5 और भाग को किस में बदलना है मुझे, गुणा में बदलूंगा, तो गुणा लिखूंगा। तो ये जो नीचे वाले हैं दोनों, ये ऊपर चले जाएंगे और ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे ना, 2 × 3 ऊपर और 9 × 16 नीचे। अब मुझे इसमें से कुछ काटना हो तो देखो, 16 से तो 16 कट गया, और 3 ही करना, 3 3 तिया 9, बाकी और कुछ नहीं कटेगा। तो ये कितना आया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 5 और 3 5 तिया 15, तो इतना बचा। इसे एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं, अच्छा यहाँ भी कुछ कट रहा है, देखो क्या क्या कटा है यहाँ पे, एक बार नीचे लिख लेता हूँ। 4/7 गुणा 14/5 गुणा 5/3, 5 से 5 कट गया, और 7 के अनुसार 7 दूनी 14। तो यहाँ कितना बचा, 4 दूनी 8 बटे बटे में 3 बचा। अब ये भाग का मार्क है, भाग 2/15 है, भाग को गुणा में बदल दूंगा, 8/3 गुणा 15 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 3 गुना 3 3 पंजे 15, 2 गुना 2 2 चौक 8। तो कितना हो गया, 4 और 5, 4 पंजे 20 आ गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये जो भी सिंप्लीफिकेशन का होता है पूरा बोर्ड मास ही होता है, और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का सवाल में ही नहीं, जो भी सवाल होता है वो हमें इसी बोर्ड मास को यूज करते हुए सोल्व करना होता है। चलो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड मास का है, इसे आपको खुद से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे आप एक बार लिख लो। इसमें क्या करना है, पहले हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे और ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट सोल्व करने के बाद ऑफ वाला करना, फिर भाग करेंगे, बाकी गुणा और जोड़ देंगे। एक बार इसे देखना, और इसका सही आंसर जो है 3.9 है, 3.9 आना चाहिए, ये खुद से करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस जो है 1,000 रुपए, इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 50% की हानि होती है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो 1,000 रुपए जो है उस पे लिखा गया है वस्तु पे, 25% की छूट दे दो, तो छूट किस पे लगती है, इस पे भी लगती है ना मार्केट प्राइस पे। तो 25% की छूट हो गई तो कितना, कितनी छूट हो जाएगी, 25% निकाल देता हूँ इसका, 250 रुपये। 25% छूट का मतलब 250 रुपये, तो अगर उसने 250 रुपये की छूट दे दी तो 50 रुपये की हानि हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि उसका मूल्य कितना होगा, उसका मूल्य 800 रुपये होगा ना, मतलब खरीदा हुआ मूल्य कितना होगा, सीपीयू उसका 800 हो गया ना। ये 800 कैसे आया, क्योंकि 250 रुपये की, 1,000 का मार्केट प्राइस था, उस वस्तु पे लिखा हुआ है 1,000 रुपये, और उस 25% की छूट दी, मतलब 250 रुपये की अगर छूट दी तो 50 रुपये की हानि हो गई। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बस सिर्फ 200 रुपये की ही छूट दे देता तो उसके बराबर उसने खरीदी थी, है ना। आठ तो उसने कितने रुपए की खरीदी थी, वो 800 रुपये की। अब बताना क्या है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, हानि जो है प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो उसने कितने की बेची है, 1,000 अंकित मूल्य था, 250 रुपये की छूट देती तो कितने में बेच दी उसने, अच्छा सॉरी, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, हानि बताने के लिए हमें, हानि किस पे काउंट करते हैं हम, इस पे क्रय मूल्य पे, जो कॉस्ट प्राइस होता है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए, हानि हुई कितने रुपए की, 50 रुपये की हानि हुई ना, 50 रुपये की। और हानि किस पे लगती है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, बटे 800, और परसेंट निकालना तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से कितना कटेगा, 8×6 = 48, बचा 2, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, जीरो लगा बढ़ाएंगे, 8×5 = 40, तो कितना परसेंट आ गया, 6.25%। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आया होगा, वीडियो वापस करके देख लेना, और किसी को स्लो लग रही होगी वीडियो तो स्पीड तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसे सोल्व करना है, देखो फिर से सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफिकेशन का। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या लेना होता है, ये दो भिन्न दी हुई है, इन दोनों को घटाना है, इसमें से ये घटाना है। तो भिन्न घटाने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना नीचे वालों का। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा,
यही आएगा इनका एलसीएम। अब देखो, जब ये पूरा पूरा एलसीएम आता है तो इन दोनों की ऐसे गुणा होती है ना, ऐसे। तो 9 + 2 √5 की गुणा 2 - √5 में होगी। माइनस का मार्क है तो माइनस का मार्क लगाऊंगा, और इस दोनों की गुणा होगी। तो 9 - 2 √5 की गुणा किसमें हो जाएगी, 2 + √5 में। तो पहले 9 की गुणा इसमें होगी, फिर 9 की गुणा इसमें होगी, फिर इसकी गुणा इसमें होगी, और इसकी गुणा इसमें होगी। चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। 9 की गुणा 2 में होगी, फिर 9 की गुणा, ये मार्क किसका आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस आएगा। हम गुणा करते हुए मार्क की भी गुणा करते हैं। तो ये 9 प्लस का है, इसके आगे कोई मार्क नहीं है तो प्लस का है। 9 की और 2 की गुणा करी तो 9 और 2 ही आया, ये दोनों प्लस है, कोई मैंने मार्क नहीं लगाया। अब ये किसी गुणा कर रहा हूँ मैं, 9 की, और ये जो है माइनस का 5 की। तो 9 तो प्लस का है, तो इसके आगे चाहे मैं मार्क ना लगाऊँ कोई दिक्कत नहीं। और ये -5 की गुणा कर रहा हूँ तो ये माइनस का आएगा, है ना। तो 9 गुणा -5। अब ऐसे ही इसकी गुणा करूंगा इसमें, तो ये कितना आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का मार्क लगाऊंगा। 2 √5 गुणा 2, फिर 2 की गुणा इसकी, अब इसमें होगी, तो माइनस और प्लस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये कितना हुआ, 2 √5 गुणा √5। अब ऐसे ही इसे लिख लूंगा। चलो पहले इसकी गुणा इसमें होगी तो कितना हो गया, 9 9 गुणा 2, फिर 9 की गुणा इसमें होगी, तो ये दोनों अभी भी प्लस के हैं। तो 9 गुणा √5, फिर इसकी गुणा इसमें होगी, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो कितना कहीं आएगा, माइनस का। 2 √5 गुणा 2, और किस किस की ओर हो जाएगी, इन दोनों की ओर हो जाएगी। तो माइनस प्लस माइनस, 2 √5 गुणा √5, इतना हो गया। ये थोड़ा ऐसे लग रहा होगा जैसे हार्ड हो, पर हार्ड है नहीं। एक बार इसे करने के बाद फिर बताऊंगा कि कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। देखो ये है a + b और a - b। a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और √5 का स्क्वायर मतलब 5। तो -5 आ गया। तो 4 में से -5 गया, तो माइनस का कितना आया, 1 आया। अब देखो, इस ये हमारा इतना बचा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो इनके सबके मार्क चेंज हो जाते हैं ना। देखो इनका अगर कोई मार्क नहीं था तो ये प्लस के थे, पर बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। और ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस था, प्लस हो जाएगा। ये माइनस था, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं, अब ये माइनस, ये कुछ नहीं है। अब ये मार्क जो है इनके, ये बचे हुए हैं। देखो 9 × 2, ये इनके आगे क्या मार्क है, कोई मार्क नहीं है तो प्लस का है, और ये माइनस के है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, माइनस प्लस के। ये 18 है, ये -18 है, तो 18 में से 18 के तो 0 हो गया ये। ऐसे ही ये माइनस का है, और ये भी माइनस का है, तो ये तो 0 नहीं होगा। ये प्लस का है, और ये भी प्लस का है, तो ये भी 0 नहीं होगा। ये प्लस का है, और ये भी प्लस का है, ये भी 0 नहीं होगा। ये माइनस का है, और ये भी माइनस का है, तो ये तो सोल्व करना पड़ेगा अब हमें। इसमें ये और घट रहा है, ये तो प्लस का है। अब ये प्लस का हो गया था ना, ये प्लस का है 2 √5 गुणा √5, और ये माइनस का है 2 √5 गुणा √5, ये दोनों और 0 हो गए। अब कितना बचा, माइनस का 9 √5 और माइनस का 9 √5, तो कितने हो गए, माइनस के 18 √5। और ये कितने हो गए, 2 दूनी 4 √5, और ये भी 2 दूनी 4 √5, तो ये भी कट गया। 2 दूनी 4 √5 हो गए थे, और ये भी 2 दूनी 4 √5, ये भी प्लस के 4 √5 हो गए, तो कितने हो गए, 4 और 4 8 √5। बाकी सब हो गया, बटे में -1 बचा। अब 18 में से 8 गए तो कितने बचे, माइनस के 10 √5 बटे में -1 है, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा, 10 √5। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखो अगर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी हमारी तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस डेली करना। ये समझाने समझाने की वजह से मैंने इतना ऐसे ऐसे करके लिखा। अगर मुझे करना होता तो मैं तो शॉर्ट शॉर्ट में कर लेता, ये इतना नहीं लिखता मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। ओके, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। एक साल पहले जो था अनुपात ये था 4:3, 3 साल बाद 6:5 होगा। अब से 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ये देखो, एज वाला चैप्टर का है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
5 साल बाद की एज का बताना है मुझे। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो 3 सिचुएशन बताई गई है इसमें हमें कि ए और बी की आयु 1 साल पहले, मतलब अब से 1 साल पहले, और अब से 3 साल बाद, और अब से 5 साल बाद की हमें बतानी है। तो देखो हम एज्यूम जो करते हैं वही तो एज्यूम करते हैं जो हमें बतानी हो। तो देखो अब तो यहाँ है वर्तमान मैं, और अब के बाद कितनी, एक तो 3 साल बाद की बात बताई हुई है उसमें, और एक 5 साल बाद की बात बताई है। बतानी मुझे 5 साल बाद की एज है उनकी क्या क्या होगी। तो मैंने मान लिया, एज्यूम किया कि 5 साल बाद ए की एज ए होगी और बी की एज बी होगी। अब मुझे ऐसे ही पता करना हो 3 साल बाद कितनी थी। तो 5 और 3 में कितना अंतर है, 2 साल का अंतर है ना। तो 5 साल बाद ए 1 साल ए साल का है, मतलब इतनी एज है उसकी ए की, और बी कितनी है तो 2 साल पहले कितनी एज होगी उसकी उन दोनों की। तो ए की तो होगी 2 साल कम, और बी की कितनी होगी, बी की भी 2 साल कम होगी। और अगर मैं बात करूँ अब कितनी एज होगी उनकी, अब होगी उनकी, क्योंकि 5 साल बाद ए और बी है, तो इस टाइम कितनी होगी, मतलब वर्तमान में होगी A-5, और बी की होगी B-5। और एक और शर्त दी हुई थी कि 1 वर्ष पहले, तो अब इतनी एज है उनकी, तो 1 वर्ष पहले कितनी होगी, ये बात की सिचुएशन थी। 1 वर्ष पहले 1 वर्ष और घटा दूंगा, तो A-6 और B-6। अब देखो सिर्फ यही समझना था, अगर हमें ये समझाने की वजह से मैंने ऐसे लिखा, वरना मुझे बताना होता तो मैं डायरेक्ट ही इसे ऐसे लिख देता। 1 वर्ष पहले का अनुपात इतना दिया होता, तो A-6 और B-6 इक्वल टू 4/3 लिख देता मैं डायरेक्ट ही। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। 5 साल बाद की एज बताया था, बतानी थी मुझे, तो मैंने 5 साल बाद की ही एज्यूम की, जो मुझे बताना होता है वही एज्यूम करते हैं। तो ए और बी क्या, अब दो सिचुएशन होती हुई थी उसने कि 3 साल बाद ये दिया होता ना, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जब 5 साल बाद इतनी है, 3 साल बाद कितनी हुई होगी, तो 2 साल कम होगा ना। 3 और 5 साल में कितना अंतर है, 2 साल का, 2 साल कम। और अभी की बात करूँ तो ये 5 साल बाद की है, अभी की कितनी होगी, 5 साल कम। और ये 1 साल पहले थी, अब से भी 1 साल पहले, और ये 5 साल बाद की है, तो 6 साल कम होगी ना, 6 6 साल। तो दोनों में 6 6 घटा दे, और इनका अनुपात कितना है, 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 3A-6 × 18 इजिकल टू 4B-24। देखो 4B इधर ले आया मैं 3A, तो ये क्या हो जाए, 4B-3A इजिकल टू, ये इधर 24 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 24 में से 24 प्लस का हो जाएगा, 18 माइनस का है, तो 24 में 18 गए 6, 4B-3A इजिकल टू 6 आ गया। अब ऐसे ही 3 वर्ष बाद का भी अनुपात दिया गया था, तो A-2/B-2 इजिकल टू कितना था, 6:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5A-10 इजिकल टू 6B-2। ए फिर इधर ले आऊंगा, तो 6B-5A इजिकल टू, ये माइनस का 2 है, इधर इधर जाकर प्लस का 2 हो गया, कितना बचा, -8। इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है। देखो दो समीकरण बन गई। ऐसे में मुझे किसी एक की वैल्यू बराबर करनी होती है, या तो ए बराबर हो जाए या फिर बी बराबर हो जाए। अब किसी को भी बराबर कर सकता हूँ, बराबर करना हो अगर मुझे, चलो बी को बराबर कर लेता हूँ। बी को बराबर करूंगा तो इसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी मुझे, ये 6B है, यहाँ 4B है, तो इसमें मैं 3 की गुणा कर देता हूँ, और इसमें 2 की गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ, तो ये 3 की गुणा पूरी ही इक्वेशन में होगी, तो ये हो गया 6 तिया 18 इजिकल टू 4 तिया 12B माइनस 3 तिया 9A। अब इसकी गुणा 2 में की है, तो 8 दूनी 16, माइनस का होगा क्योंकि इसका आगे माइनस का मार्क था, और 6 दूनी 12B, और ये माइनस का है, 5 दूनी 10A। अब ये मैंने सब, अगर दो इक्वेशन हमें ऐसे दी गई हो, तो पहले तो किसी एक को बराबर कर लेते हैं, तो मैंने बी को बराबर कर लिया। अब एक समीकरण को दूसरी में से घटा देते हैं, तो घटाऊंगा तो इनके मार्क चेंज हो जाएंगे ना। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसे नीचे लिखता हूँ, जो हमने चेंज किया इसे मैं नीचे लिखता हूँ, क्योंकि माइनस, और यहाँ का था 10 था, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो 18 है, ये प्लस का 16 हो गया, तो कितना हो गया, 34 हो गया ना, 16 2 34। ये माइनस का B 12 है, B 12B, और ये प्लस का है, तो ये दोनों तो जीरो हो गए। अब ये कितना बचा, प्लस का 10A है, 10A में से 9A गए, तो कितना बचा, 1A बचा। तो एक ए की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। ऐसे ही हम बस बी की निकाल सकते हैं। आप तो कोई सी भी समीकरण में लिख दूंगा। तो क्या पहली समीकरण क्या थी, ये थी ना हमारी पहली समीकरण, 6 इजिकल टू 4B-3A ये थी। तो इसमें मैं ए की वैल्यू मुझे पता चल गई, अब 34, यहाँ 34 लिख देता हूँ।
-3 गुणा 34, 34 दिया कितना होगा, 4 दिया 12, 80 लगा के 3 3 हो गया 10, 102। वैल्यू बतानी है मुझे, अब बी की वैल्यू पता करनी है। तो ये इधर लेके जाऊंगा 102 को, इधर आके प्लस का हो जाएगा 102 और 6 108 इजिकल टू 4 बी। और बी की वैल्यू पता करनी है तो 4 भाग में लेकर आऊंगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, बी की वैल्यू आ गई 28। बताना क्या था, ए और बी का अनुपात बताना था ना। तो कितना हो गया, 34/27। ये किसी से कटता है क्या 34 और 27? 3 से कटता है ये, 27 से 34 नहीं कटता। कैलकुलेशन में देखो कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कहीं कैलकुलेशन में गलत होगी। एक बार देखते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस 6, बी 4/3। हाँ देखो, 6 की गुणा भी 2 से होती ना, तो ये कितना हो जाता, 6 दूनी 12 होना चाहिए था, 6 दूनी 12, ये सिर्फ मैंने 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ से हमें फिर से करना होगा, ये यहाँ से इसमें मिस्टेक हो रखी है, यहाँ से फिर से करना होगा। देखो कैलकुलेशन का यही है, जितना सिंप्लीफिकेशन करेंगे उतने ही क्वेश्चन गलत होने के कम चांस है। ये ऐसे था, ये 5a हो जाता, -10 इजिकल टू कितना, 6b -6 दूनी 12। ये सिर्फ मैंने 2 लिखा हुआ था, ये गलती थी। अब ये क्या लिखते हैं, 6b और a इधर जाके 5a इजिकल टू, ये माइनस के हैं, इधर जाके हो गए प्लस के। तो प्लस के 12, 12 में से 10 गए, 12 में 10 गए 2। तो अब ये 2 इक्वेशन हमारी ये आई है। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली ये थी और दूसरी ये थी। तो करना हमें सेम ही होगा, ये बी को हम बराबर बना लेंगे, तो मल्टीप्लाई तो वही करनी होगी, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इससे 2 से मल्टीप्लाई। लिखता हूँ चलो आगे, एक बार इसे भी इरेज कर देता हूँ, अरे चल जा। कितना हो गया, 6 दूनी 12 इजिकल टू 6 तिया 18, 6 तिया 18 इजिकल टू 4 तिया 12 बी -3 तिया 9 ए। और ये वाली समीकरण कितना हो जाएगा, 4 इजिकल टू 6 दूनी 12 बी -10 ए। अब मैं मुझे इसके नीचे लिखनी चाहिए, घटाना होगा इन्हें, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये दोनों तो जीरो हो गए, 18 में से 4 गया 14, और ये प्लस का 10 है, 10 में से 9 गया 1 ए। तो ए की वैल्यू आ गई 14। अब मैं इस समीकरण में ए की वैल्यू लिख देता हूँ, किसी में भी लिख देंगे वही आएगा। मैं इसी में लिख देता हूँ, चलो 4 इजिकल टू 12 बी माइनस, ए की वैल्यू है 14 तो 140 हो गया, ये 140 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 144 इजिकल टू 12 बी। अब बी की वैल्यू पता करनी है तो 12 इधर जाएगा, तो 12 से 144 को भाग देंगे तो 12 का वर्ग होता है ना, बी इक्वल टू 12 हो गया। अनुपात बताना था हमें, ए अनुपात बी बताना था, ए की वैल्यू 14, बी की 12, 2 से कट रहा है, 2 से 14, 2 छंग 12, तो अनुपात आ गया 7:6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी के दादाजी, ए और बी के दादाजी ने 24,600 की धनराशि को उनके बीच 20:21 के अनुपात में विभाजित किया, गलत किया, अलग अलग अनुपात में दिया उन्हें। दोनों में से प्रत्येक ने अपने हिस्से में 1,000 रुपये का दान दिया। बी की धनराशि और ए की धनराशि का नया अनुपात बताओ। अब कितना अनुपात हो गया, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं इरेज, इरेज होगा नहीं होगा, चलो इरेज कर देंगे। अनुपात कितना दिया होता है, 20 अनुपात, ए और बी का अनुपात जो था 20 और 21 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू पता करनी हो मुझे, तो एक्स, ए इक्वल टू गया 20x और बी इक्वल टू हो गया 21x। देखो हम अनुपात में जब मानते हैं, इसके साथ कोई भी एक्स मान लेते हैं, और ये जो एक्स होता है ना, ये ही HCF होता है, मैथ है। ये जो हमने एक्स यहाँ भी और यहाँ भी लिखा, ये में से होता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर हम इन्हें मान लेते हैं, और ये जो 20 और 21 था, ये को प्राइम नंबर होते हैं, जो अनुपात होता है। अब क्या दिया हुआ था, दोनों का योग इतना होगा ना, क्योंकि इतनी धनराशि तो बांटी उन्होंने, तो 20 और 21 कितना हो गया, 41x इजिकल टू कितना हो गया, 24,600। एक्स की वैल्यू पता करनी हो तो 41 आ जाएगा बटे में, तो 41 से भाग दे दूंगा मैं 24,600 को, कितनी बार जाएगी,
4 छंग 246 और 2 जीरो का 2 जीरो। एक्स की वैल्यू आ गई 600 रुपये। 600। बताना क्या था, दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 1000 का दान दे दिया। देखो एक्स की वैल्यू 600 आई तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 20 एक्स था ना, ए इक्वल टू 20 एक्स। एक्स की वैल्यू 600 तो कितना हो गया, 6 दूनी 12,000। ए को 12,000 रुपये दिए थे, तो ए को 12,000 दिए थे, तो बी के कितने बचे। टोटल में से घटा दूंगा तो 24,600 में से, तो कितने बचे, 12,600 रुपये। 12 और 12 24 और 600। बताना क्या है, दोनों ने एक एक हजार रुपये दान दे दिए, तो ए के कितने बचे, 11,000 बचे। और इसके बी के कितने बचे, 11,600। इनका अनुपात बताना था, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। अभी किससे कटेगा, सॉरी, बी की धनराशि और ए की धनराशि का अनुपात बताना है। मतलब बी की वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी। तो 116 बटे 110, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 58 अनुपात 55। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि 9 वर्ष साधारण ब्याज की दर से, 9 था पहले ब्याज किसका, साधारण ब्याज का, 5 वर्ष में बढ़कर इतने रुपए हो गया। 9% ब्याज पे 5 साल में जो टोटल धन हो गया वो इतना हो गया, 13,920। उसी धनराशि पर जो पहले धनराशि थी जो हमें पता नहीं, 10% वार्षिक दर से 10% कितना हो जाएगा, 10 वर्ष में 10% से कितना हो जाएगा। तो चलो करते हैं। एक साल का कितना परसेंट दिया हुआ है, एक साल का है 9%, तो 5 साल का कितना हो गया होगा, 5 9 45%। और क्या बताया इसने, 13,920 रुपये हो गया वो बढ़कर। मतलब अगर 100% था तो कितना बढ़ गया, 45% और बढ़ गया, मतलब 145% हो गया वो, और कितना हो गया, 13,920। और मुझे क्या निकालना है, मुझे वो धन पता करना ना, धन कितना होगा वो। तो मैं 145% पता है, 1% पता करना हो मुझे, तो 145 इधर भाग में आ जाएगा। और कोई भी धन की वैल्यू कितनी थी उसकी, 100%, ये तो 100% होती है। तो मुझे 100% निकालना हो कुल धन, तो 100 से गुणा कर दी। 1% इतना था, 100% निकालना हो तो 100 से गुणा कर दी। बताना क्या है, उस धनराशि का, ये इतनी धनराशि हो गई है, उसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 10% का ब्याज कितना हो जाएगा। देखो एक साल का कितना बताया आप, 10%, 10 साल में कितना हो जाएगा, एक साल का 10% है तो 10 साल का हो जाएगा 100%। तो इसका 100% और बताना है, तो 100%, जीरो से 2 जीरो गए, बस इसकी वैल्यू पता करनी है, भाग दे देंगे। 145 को इससे भाग देनी है, चलो यहाँ पे लेते हैं 145 को से, और 2 जीरो ये, तो इसमें तो जाएगी नहीं, इसमें जाएगी ते 1,392 में। अगर 10 बार जाएगी तो ये 1,450 होगा, फिर 1,392 है, तो ये 9 बार चली जाएगी, 9 पंजे 45, 8 से लेकर 4, 9 चौक 36 और 4, 9 9 चौक 36 और 4 40, 8 से लेकर 4, 9 9 और 4 13, 1305 आया। 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे बचा 8 में से 0 गया 8, तो 87 बचा, एक जीरो लगा दिया हमने। 145 छक्का 870 हो जाएगा ना, और 2 जीरो के 2 जीरो, तो कितना आ गया हमारा, 9600। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगर ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी होगी, तो ऐसा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर वाइज भी मैथ स्टार्ट करेंगे हम थोड़े टाइम में। एक कार को इतने रुपए में बेचने पर पी को 30% का लाभ होता है, यदि वही कार को इतने रुपए में बेचता है तो नया प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो किसी का भी मूल्य जो होता है वो 100% होता है ना। और इतने रुपए में बेचने पे 30% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये 130% होगी ना, क्योंकि 100% इसमें वैल्यू भी शामिल है और 30% लाभ भी शामिल है। वही वैल्यू तो हमारे पास है, कौन सी, एक तो 100% वैल्यू और 30% लाभ भी मिल गए, ये इतना है, तो कितना परसेंट हो गया, 130% इजिकल टू कितना हो गया, 208 के आगे 3 जीरो। ठीक है। बताना क्या था, यदि वह कार इतने रुपए में बेचता है तो नया परसेंट बताओ। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो कार थी कितनी, कितने रुपए की। तो मुझे 100% की वैल्यू बतानी, 130 की वैल्यू इतनी है, तो 1% इजिकल टू कितना हो जाएगा, 208 के आगे 3 जीरो बटे में 130, ये हो गया 1%। बताना कितना था, कोई भी वैल्यू 100% होती है, 100 से गुणा कर दूंगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13 से कितना कटेगा, 13 बचा 7, 13 चंग 78 के आगे 1 2 3 और एक 4 जीरो, तो 3 4, तो वो कार जो थी वो इतने की थी।
1,60,000 की। अब वो बोला है यदि वह कार 2,20,800 रुपये में बेचता है तो नया परसेंट लाभ कितना होगा। तो कार थी 1,60,000 की, इतने रुपये में बेच देगा तो कितना लाभ हो जाएगा उसे। लाभ हो जाएगा उसे, जीरो में से जीरो है जीरो, ये सब जीरो है, 8 जीरो, 22 में से 16 गया तो 6, उसे लाभ हुआ 60,800 रुपये का। और ये कितना परसेंट है किसका, इतने का। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, 60,800 कितना परसेंट है किसका, 1,60,000 का, गुणा 100, वो सॉरी, परसेंट निकालने के लिए क्या करता हूँ, भाग 100 करता हूँ, गुणा 100 करता हूँ ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 जीरो से, 1 2 और 2 4 जीरो कट गए, 16 से बस इसे भाग देना है, 16 या 48, बचा कितना, 12, 16 8 128, कितना परसेंट आ गया, 38%। ऑप्शन नंबर 80 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे भी आपको खुद से करना है। इसका आंसर -7/60 है। ऐसे करना कैसे होगा भाई, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ये, फिर ऑफ ऑफ वाले करेंगे सारे, फिर उसके बाद भाग वाले, बाकी तो प्लस माइनस कर देंगे। क्वेश्चन है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 4% हानि होती है, यदि इसे 8% लाभ पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 732 रुपये में बेचने पर 4% हानि होती है, मतलब किसी की वैल्यू 100% होती है ना, तो ये वैल्यू कितने की दी हुई है, 4% हानि की, मतलब ये 4% कम में बेचा हुआ है ना, मतलब 96% की वैल्यू कितनी है, 732 रुपये। 1% की वैल्यू बतानी हो तो 732 बटे 96 बटे, और वैल्यू टोटल कितनी वैल्यू होती है, 100%, तो 100 से टोटल वैल्यू निकालनी हो 100 से गुणा कर दूंगा। बताना क्या है, इसे 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो 8% लाभ पर बेचा जाता है, 100% होती है वैल्यू, 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। बस इसे सोल्व कर देंगे, ये कितना कैसे कैसे कटेगा, जो भी कटेगा कट के 823.50 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। या फिर देखो, इसे डायरेक्ट सोल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतनी लाभ हानि हुई, और इतने परसेंट लाभ पर कितना कितने रुपए में बेचा जाएगा। दो बार बेचने की बात कर रहा है, जब दो बार बेचने की बात करता है तो विक्रय मूल्य पहला बटे विक्रय मूल्य दूसरा इज इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस दूसरा वाला, और बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस पहला वाला। मतलब पहले वाले के सामने दूसरा वाला प्रॉफिट लॉस होगा, और दूसरे वाले के सामने पहला वाला होगा। तो क्या था, पहला विक्रय मूल्य क्या था, 332 रुपये, वो सॉरी 732 रुपये, बटे दूसरा विक्रय मूल्य हमें बताना था एक्स इजिकल टू 100, दूसरी परसेंटेज क्या है, दूसरा तो लाभ है, तो 100 लाभ वाला जुड़ेगा, 100 और 8 108, तो इसे कितना लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा 108 लिखूंगा, बटे पहली परसेंटेज क्या थी, 4% हानि, तो 100 में से 4 घट जाएगा 96। तो यही मैंने ये करके लिखा था देखो। अब एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो एक्स इजिकल टू क्या जाएगा, 108 गुणा 108, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, 108 एक्स इजिकल टू 732 गुणा 96। चलो इसे कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को 740 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। दो वस्तुओं को 740 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दो वस्तुओं को 740 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब एक वस्तु को कितने रुपये में बेचा, ये तो बताया नहीं। अच्छा, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ओके, प्रतिशत लाभ बताओ, कितने परसेंट लाभ हुआ। तो 740 रुपये में तो बेची, क्रय मूल्य पता नहीं हमें, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया x रुपये, दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, x रुपये, तो लाभ कितना हुआ, लाभ दो वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हुआ, क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपये, और लाभ कितना होगा, लाभ भी x रुपये होगा। तो लाभ निकालते कैसे हम, लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी पे होता है लाभ। तो लाभ कितना बताया उसने, कि क्रय मूल्य के बराबर ही है, दोनों बराबर है, तो एक्स ही लाभ है, और विक्रय मूल्य कितना है 740 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है ये एक्स, और दोनों तो एक्स है, इधर एक्स लेके जाऊंगा 2x इजिकल टू 740,
एक्स की वैल्यू पता करनी हो तो बटे में 2 आएगा, 2 3 6 2 7 14 370 एक्स की वैल्यू आ गई। बताना कितना था, लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो ये कितना हो गया, ये 740 जो था, लाभ ही तो माना था हमने, एक्स की वैल्यू 740, और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य भी एक्स ही था। तो लाभ इजिकल टू क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है 370 बटे क्रय मूल्य कितना है 370 गुणा 100, ये दो कट गए तो 100% आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। वैसे इसमें निकालने की जरूरत थी नहीं हमें कुछ भी, हमने जहाँ पे ये किया था दो, एक व्यक्ति को दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब लाभ और क्रय मूल्य बराबर हो गए ना। तो हमें जब लाभ निकालना होता है तो यही तो होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हमने बताया था ये दोनों बराबर है, तो ये तो आपस में कट ही जाते हैं, 100 ही बचता ना। तो वैसे इसे सोल्व करने की जरूरत थी नहीं। तो यह है जनरल हिंदी का सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, सामीप्य किस प्रकार की संज्ञा है। सामीप्य जो कौन सा नाउन है। अगर किसी ने हिंदी नहीं पढ़ी तो उन्हें, और हमें हमारी इंग्लिश ठीक है, तो हम इंग्लिश से जोड़ के भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमसे नाउन पूछ रहा है, कैसा नाउन है सामीप्य। सामीप्य मतलब समीप का, मतलब पास का। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्सीमिटी। तो ये कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और हिंदी में कहते हैं इसे भाववाचक नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो पहले का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वनाम के भेद उसके उदाहरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कौन सा सर्वनाम और उसका उदाहरण मैच नहीं करता है, ये बताना है। जो मैच नहीं होता है, संबंधवाचक, तो जो संबंध बताने के लिए तो जो यूज होता है, ठीक है। अनिश्चितवाचक कुछ कुछ, ठीक है। प्रश्नवाचक कौन, ये भी ठीक है। और निजवाचक मैं, निजवाचक के लिए मैं का यूज किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन ही है आई। पर पता नहीं इसमें ये बताया कि सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं बताया हुआ, क्लियर नहीं है मेरा तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन का पर्यायवाची है, तो मीन किसे कहते हैं, मछली को, और मछली का ही पर्यायवाची होता है जक। इसका पर्यायवाची है सफरीरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वत्व, स्वत्व का समानार्थी शब्द है। स्वत्व होता है मतलब अधिकार वाला, मालिक, स्वामी, वो है। तो ये इसका हो गया आधा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा और निशा शब्द युग्म का सही अर्थ है। नशे का अर्थ होता है ना, और निशा का, नशा क्या होता है, मादकता, नशा होता है मादकता, और निशा होता है अपराध, ठीक है। अतएव किस प्रकार का समुच्चय बोधक अवयव है। अतएव, अतएव मतलब जब अतः, तो ये कब करते हैं, जब हमें परिणाम बताना होता है, तो इसे क्या बताते हैं, परिणाम दर्शक। थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये थोड़ा थोड़ा श्रेणीवाचक का होता है। गुप्त का विलोम होगा, गुप्त का विलोम क्या होगा, प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है। तो चौड़े से, चौड़ा, चौड़े से हमें क्या मिलता है, संख्या का पता नहीं, संख्या का नहीं मिलता, परिणाम का नहीं, सर्वनाम का नहीं। तो ये गुणवाचक है। प्रत्यय में कौन सी संधि है, संधि बतानी है। तो जहां भी ये आधा हाफ लेटर होता है, हाफ लेटर वाला, उसमें यण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना और सफेद के लिए अर्थ, इनका अर्थ बताना है। पसीने को क्या कहते हैं, स्वेद, स्वेद कहते हैं पसीने को, तो ये वाला स्वेद, और सफेद को बोलते हैं स्वेद, ये पता होगा लिखकर। फिर है संतोष का संधि विच्छेद करना है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष, और ये इसके नीचे हलंत आएगा क्योंकि ये एम हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी दौड़ने लगा वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। दौड़ने लगा, तो जब कोई भी क्रिया दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, तो उसे, ये क्रिया क्या है, दौड़ने लगा, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बच्चा में कौन सा समास है। तो बाल बच्चा को हम कैसे लिख सकते हैं, बाल डैश बच्चा, तो जिसमें भी डैश वाला होता है वो होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर का अर्थ नहीं है, खर का अर्थ नहीं है, तिनका है, ये तो सिनोनिम हमें याद करने होंगे। दुष्ट है, गधा है, खराब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकान पर कोई नहीं था वाक्य में प्रयुक्त पर कौन सा कारक है। तो ये कर्ता ने कर्म को करण से में पर, तो ये कौन सा हुआ, अधिकरण में पर, में से पर, तो ये पर होता है अधिकरण का। सहम जाना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है। तो सहम जाना मतलब डर जाना, या भीगी बिल्ली बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां निंदा से प्रशंसा और प्रशंसा से निंदा का भाव व्यक्त होता है वह कौन सा अलंकार होता है। तो उसे ब्याज स्तुति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ होगा कठोरता से कार्य हो जाता है। अगर हम किसी के साथ कठोरता, जैसे टीचर बच्चों के साथ करते हैं, तब भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम चोर का सही समास विग्रह क्या होगा। तो काम चोर का मतलब होता है काम से जी चुराने वाला, ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजय ने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी, वाक्य के किस अंश में वर्तनी की अशुद्धि है? कहाँ गलत है? विजय ने अपने विवाह के उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य की है, वर्तनी गलत है स्पेलिंग। उपलक्ष्य की सही वर्तनी होती है उपलक्ष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य किसे बोलते हैं? इसका ऑप्शन देते हैं। गरिमा ने गीत गाने के बाद नृत्य किया। गरिमा ने न केवल गीत गाया बल्कि नृत्य भी किया। तो इसका ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। भगवत गीता रिक्त स्थान अच्छा ग्रंथ है, ये ऑप्शन में फिल करना है। जबरदस्त नहीं, ये तो आम भाषा में बोलते हैं। अति अधिकांश, तो गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो अन्वय की दृष्टि से वाक्य, अन्वय की दृष्टि से मतलब वो बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आम और मिठाई खाए, खाए, खाया या खाई, तो सुरेश ने आम और मिठाई खाई, क्योंकि मिठाई स्त्रीलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? तो वह कौन सा मनुष्य है जिसने ताजमहल न देखा हो? जब ये हम हिंदी के जब चैप्टर वाइज लेंगे उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है? तो अर्थ की दृष्टि से इच्छावाचक भी होता है, संदेहवाचक भी होता है, ज्ञेयवाचक भी होता है, आदेशवाचक नहीं होता अर्थ की दृष्टि से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव होता है जो हमारा, एक होता है तत्सम, एक होता है तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। तो हम देखते हैं निद्रा, ये भी तत्सम है, नयन भी और नृत्य भी, ये नीम ही तत्सम से शब्द नहीं है, यही है तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कथन कहावत आदि का उल्लेख करते समय किस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? मतलब जब भी हम कोई कथन लिखते हैं तो क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं ना, डबल डबल कोमाज, डबल डबल इन्वर्टेड कोमाज, जिस बात पे हमें जोर देना होता है इसका यूज करते हैं। या कथन कहते हैं कोई महत्वपूर्ण, या कहावत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? तो विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ने का काम जो है वो अभी वर्तमान में है और पूरा हो चुका है से पता चलता है हमारा, है से पता चला कि प्रेजेंट है, तो वर्तमान, और पढ़ी है मतलब काम पूरा हो गया है, तो ये पूर्ण वर्तमान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मिलता, वह मिलता वाक्य कौन सा काल है? तो मिलता तो पास्ट हो गया, और पास्ट का कौन सा हो गया? जिसमें जिसमें हमारी क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। तो ये हेतु हेतु भूतकाल है, सामान्य भूत तो है नहीं, और भविष्य भी नहीं था और वर्तमान भी नहीं था। ये तो हमें पता था कि भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल होगा या हेतु हेतु होगा, तो ये सामान्य नहीं है, क्योंकि वह मिलता है इसमें इसकी कोई कंडीशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक समाप्ति सूचक चिन्ह है? जो हम कोई भी पैरा या लाइन लास्ट करते हैं तो उसमें ये पॉइंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से करना चाहिए, तो इसमें अशुद्धि बतानी है। तो निर्वहन तो ठीक है, दायित्व भी ऐसे लिखा जाता है, हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति ने अपनी रिपोर्ट, समिति रिपोर्ट क्या करती है? रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य है, जो सैनिक देशभक्त होता है उसका आदर सभी करते हैं, सभी सैनिक का सम्मान करते हैं क्योंकि वह देशभक्त होता है, देशभक्त सैनिक का आदर सभी करते हैं। सरल वाक्य तो सीधा सीधा होता है। भक्त माला घुमा रहा था, तो माला क्या की जाती है? माला फेरी जाती है, तो भक्त माला फेर रहा था। नेक्स्ट है हमारा अनसीन पैसेज, तो इसे पढ़ते हैं। घृणा और भय की प्रवृत्ति एक सी है, दोनों अपने अपने विषय से दूर होने की प्रेरणा करते हैं, परंतु भय का विषय भावी हानि का अत्यंत निश्चय कराने वाला होता है। घृणा का विषय उसी क्षण इंद्रिय विज्ञान के व्यापार में संकोच उत्पन्न करने वाला। घृणा के विषय से यह समझा जाता है कि जिस प्रकार का दुख यह दे रहा है उसी प्रकार का देता जाएगा, पर भय विषय से यह समझा जाता है कि अभी और प्रकार का अधिक तीव्र दुख देगा। भय कलेश नहीं है, कलेश की छाया है, पर ऐसी छाया है जो हमारे चारों ओर अंधकार फैला सकती है। सारांश यह है कि एक अतिरिक्त कलेश है। यदि जिस बात का हमें भय था वह हम पर आ पड़ी तो हमें दोहरा कलेश पहुंचा। क्वेश्चन देखते हैं। क्लेश का अर्थ क्या होता है? तो क्लेश होता है हमारा, हर्ष तो नहीं होता, उत्साह भी नहीं होता, डर भी नहीं होता, कलेश होता है, क्लेश होता है पीड़ा। भय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भय के संदर्भ में, भय के संदर्भ में इसने बताया था हमें कि भय जो है वो हमारा, तो ये बताया था इसने कि भय क्लेश नहीं है, तो क्या बताना है? सही नहीं है। इसने बोला यहाँ पे क्लेश भय है, नहीं, तो ये क्लेश भय नहीं है।
तो यही गलत है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। वह एक अतिरिक्त कलेश है, हाँ ये तो बोला था इसने कि अतिरिक्त कलेश है। वह कलेश की छाया है, ये भी बोला था। वह कलेश नहीं है, ये भी ठीक है, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। तो घृणा और भय, इन दोनों की बात की है इसने, घृणा की और भय की, इन दोनों के बारे में फिर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसकी प्रवृत्ति एक समान है। तो किन किन की प्रवृत्ति एक समान है, इसमें दिया, पहली लाइन में दिया है घृणा और भय की प्रवृत्ति एक सी है, तो घृणा और भय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे व्यवहारों में संकोच किस भाव के कारण पैदा होता है। संकोच कब होता है, इस घृणा के कारण संकोच पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिस इज फिल इन द ब्लैंक है, लार्जेस्ट बैटल बीटल आई एवर सॉ। तो लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले किसका यूज किया जाता है, दागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, रितेश सैड व्हाट अ कोल्ड डे इट इज। तो क्या हो जाएगा, व्हाट, तो एक्सक्लेमेटरी वाला है ना, तो ये हो जाएगा रितेश एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे, इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, इट इट वाज ए कोल्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पंचुएट ये पंचुएशन बतानी है, सेंटेंस की कौन सी पंचुएशन करेक्ट है। तो यह है लोकेश ग्रैंडफादर कोमा गिफ्टेड हिमा ब्यूटीफुल न्यू बाइक। तो यहाँ पे अगर हम कोमा देखें तो यहाँ पे कोमा की तो कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे भी सुपर प्लस है ना, ये यहाँ पे दो कोमा जबरदस्ती लगाए हुए हैं, इसमें यहाँ पे न्यू बाइक के बीच में कोमा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी ये जबरदस्ती कोमा है, ये भी गलत हो गया। और ये क्वेश्चन, इसमें तो क्वेश्चन मार्क था, ये तो वैसे ही गलत हो रखा था, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। और ये एक्सक्लेमेटरी नहीं था, और ये कोमास भी जबरदस्ती के लगाए हुए हैं, ये क्या होगा, लोकेश ग्रैंडफादर गिफ्टेड हिमा ब्यूटीफुल न्यू बाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, आई हैव ऑलवेज बीन इम्प्रेस्ड। तो ये तो रहिए किससे, वाई रोहित शर्मा बैटिंग, इम्प्रेस्ड के साथ वाई का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज अप्रोच टू द टीम वाज कंसिडर्ड टू बी अ बट सपोर्टिव। तो इसमें अगर हम रिजिड, रिजिड तो हमारा सही नहीं लग रहा है, ना ही हार्श लग रहा है। स्टबबॉर्न, यहाँ स्टबबॉर्न का भी वैसे मतलब तो बनेगा, हिज अप्रोच टू द टीम वाज कंसिडर्ड टू बी फर्म बट सपोर्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ केयरफुल एनालिसिस हैज बीन मेड ऑफ देयर शॉर्टकमिंग्स बाय देयर कोच। तो देयर कोच हैज मेड अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ, हैज बीन का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव बताना था, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म बतानी है। तो डायरेक्ट फॉर्म इसमें क्या दिया गया है, तारा आस्क्ड अजय इफ ही न्यू, तो ही न्यू वाला कौन सा हो गया, ही न्यू वाला हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा, डू यू नो वे आई हैव आई स्टे, तारा सेड टू अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, ओके ये फ्रेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इंसिस्टेड, यहाँ पे बताना है फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स, तो इंसिस्ट के साथ ओन या अपॉन का यूज होता है, तो इंसिस्ट अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो दे हैड बीन इन कॉन्फ्रेंस फॉर अबाउट 8 आवर द टॉक ब्लैंक विदाउट एनी कंसेंसस। तो ऑल्दो दे हैड बीन इन कॉन्फ्रेंस फॉर देयर 8 आवर्स द टॉक, हाँ कि उसका कोई मतलब नहीं निकला ये, तो ये ब्रेकडाउन यूज होगा यहाँ पे। वी शुड पुट आवर हेड्स टुगेदर टू डू दिस जॉब, तो इसका क्या बताना है, करेक्ट पैसिव वॉइस बतानी है। तो शुड का क्या हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा, तो एक तो शुड भी इसमें है, एक इसमें है, दोनों तो गलत हो गए थे। देखते हैं, अवर हेड शुड बी पुट टुगेदर टू डू दिस जॉब, अवर हेड्स शुड बी पुटिंग टुगेदर तो नहीं होगा शुड बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर एबल टू सोल्व दिस रिडल आई विल एक्सेप्ट दैट यू आर, यहाँ पे बताना है देन मी, तो एक कंपैरेटिव वाला हो गया ना, कंपैरेटिव वाला क्लेवरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी एंड चाइना ईच अदर्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो जर्मनी एंड, ये दो नाउन जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो क्या आएगा हमारा, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट प्ले इज मोर ऑफ आ लाउडर वेरिएंट ऑफ थिएटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस इन द पिक्चर द एक्टर, ये फॉर्म बतानी है कौन सी सही होगी, इन अ सिमरिंग ब्लू आउटफिट,
तो कैन बी सीन है ना, इन दिस पिक्चर द एक्टर कैन बी सीन इन ए सिमरिंग ब्लू आउटफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सीइंग हर पेरेंट्स द चाइल्ड हैप्पीली क्लैप क्लैपिंग हैज क्लैप्ड। तो सीइंग हर पेरेंट्स द चाइल्ड हैप्पीली क्लैप्ड, उसने तालियां बजाई अपने पेरेंट्स को देख के। ये पंचुएटेड वाला आ गया, फिर से पंचुएशन बतानी है सही। तो ये इसमें बताया ज्योतिष बैग्स बीन स्टोलन, नहीं ज्योतिष, ये तो वैसे गलत है, ज्योतिष यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये होगा ज्योतिष, और ये बैग हैज बीन लिखा हुआ, तो हैज बीन लगाने के लिए हम बैग में अपोस्ट्रोफ लगा कैसे लगा देते हैं ना। तो ये वही है, ज्योतिष बैग हैज बीन स्टोलन इन द मेट्रो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द इंडियन टीम अगेंस्ट द स्कॉटलैंड। और ये नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट से क्या मतलब हम कि फ्यूचर वाला होगा। तो हैज नहीं होगा, हैव नहीं होगा, वाज नहीं होगा, तो बिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑल हिज क्लासमेट्स रुद्रा इज द मोस्ट कॉम्पोनेंट। तो इसका बताना है सिनोनिम, कॉम्पोनेंट, सॉरी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट क्या होता है हमारा, कैपेबल होता है ना, तो इसका हो जाएगा कैपेबल। सिनोनिम बताना था, मीनिंग अंडरलाइन का, तो कॉम्पिटेंट का होता है कैपेबल, योग्य। वैन दे वर पार्टिंग रेखा रिमाइंडेड प्रिया ऑफ हर प्रोमिस टू। वैन दे वर पार्टिंग, जब वे पार्टी कर रहे थे, रेखा ने प्रिया को रिमाइंड कराया प्रिया का क्या प्रॉमिस, वी एट चैट जॉइन एट हैंड हैंग इन कॉन्टैक्ट कीप इन टच, मतलब कि मिलते रहने के लिए, कीप इन टच। एक बार फिर से देख सकते हैं, वैन दे वर पार्टिंग रेखा रिमाइंडेड प्रिया ऑफ हर प्रोमिस टू कीप इन टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वेल एज दे टर्नड द कॉर्नर द हाई ब्लू कलर्ड वाटर टैंक एज सुन एज दे टर्नड। तो ये किस में हो गया, पास्ट सेकंड फॉर्म हो गई ना, तो हमारा सेकंड फॉर्म वाला आना चाहिए, द हाई ब्लू कलर्ड वाटर टैंक केम इनटू व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस होती है किसी चीज की अधिकता, एंटोनिम बताना है तो शॉर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोंगली स्पेल्ड वर्ड बता, ये अंडरलाइन वाले जो है इनमें गलत किसकी स्पेलिंग है, फ्लू अराउंड बिकॉज ब्रीज, तो ये ब्रीज की स्पेलिंग गलत है लिखी हुई। ये वाक्य था, सेंटेंस था, द पेपर फ्लू ऑल अराउंड बिकॉज, पेपर उड़ गया हर जगह जगह, ऑफ द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, मतलब हवा के कारण, एक तगड़ी सी हवा के कारण। तो ब्रीज की स्पेलिंग क्या होती है, बी आर ई डबल जेड ई, डबल जेड, बी बी आर ई बी आर डबल ई जेड ई, ब्रीज, ये होता है हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनिट। डेफिनिट का क्या नाम है, एंटोनिम। डेफिनिट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेफिनिट का निश्चित, तो अनश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जज फाउंड दैट द कंपनी हैड फेल्ड टू टेक रेस्पॉन्स रीजनेबल प्रिकॉशन द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। So the judge found that the company has failed to take responsible precaution against the risk of accident. Next question. B should रिक्त स्थान है, बिल्डिंग वेस्ट एट सोर्स एंड फैसिलिटेट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रिसाइकलिंग। तो जो बिल्डिंग का वेस्ट जो है वो अलग करने के लिए क्या यूज होता है, डिटैच तो नहीं होता, ना डिस्कनेक्ट ना रीडिंग, इनका कोई सेंस नहीं बनने, ये इस ये सेग्रीगेट अलग करने के लिए, जबकि किसी वस्तु को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बस सडनली स्टार्टेड टू मूव थ्रू द बसलिंग स्ट्रीट। तो बताना क्या है, रोंगली रोंगली स्पेल्ड बताना है, किसकी स्पेलिंग गलत है। तो बसलिंग, ये हमारा सडनली तो ठीक है, थ्रो भी ठीक है, स्ट्रीट भी ठीक है, तो यही हो जाए, बसलिंग सडनली तो ठीक लिखा होता है, स्ट्रीट भी, थ्रो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताना है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो हेल्ड अप ट्रैफिक अ फाइट बिटवीन टू एलिफेंट्स ऑन द हाईवे ओवर अ लॉरी ऑफ शुगर कैन। अ फाइट, हेल्ड अप ट्रैफिक अ फाइट बिटवीन, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता था, अ फाइट बिटवीन टू एलिफेंट्स ओवर अ लॉरी ऑफ शुगर कैन हेल्ड अप ट्रैफिक ऑन द हाईवे। इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे सारे तो इजी है, वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड वाज अ जीनियस। क्या बताना है, रोंगली स्पेल्ड। हाँ तो ये जीनियस की स्पेलिंग ये होती है, GENIUS। जीनियस की मूवी भी है एक। हु अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ मास प्रोडक्शन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स। तो इसमें रोंगली स्पेल्ड बताना था, तो ये जीनियस वाला ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड इंसल्ट
टू इंजरी, मतलब किसी चीज़ को भड़काना, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी बिगड़ी हुई चीज़ को और ज़्यादा बिगड़ाना, तो होता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। रोहित मेड, क्या बताना है हमें, फिल इन द ब्लैंक करना है। रोहित मेड इंक्वायरीज अबाउट द कंपनी बिफोर डिसाइडिंग टू, तो यहाँ पे तो एक्सेप्ट बताना है, तो एक्सेप्ट कौन सा वाला आएगा यहाँ पे, बिफोर डिसाइडिंग टू एक्सेप्ट वाला आएगा। तो एक्सेप्ट वाला तो एक ही है वैसे, तो ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैन समवन गोज आउट ऑफ हैंड, इट मीन्स बैन समवन गोज आउट ऑफ हैंड, कोई हाथ से निकल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम, रैंडम का बताना है सिनोनिम, तो रैंडम होता है अचानक, तो ऐसे ही कैजुअल भी अचानक। आई एम टायर्ड ऑफ हिज ट्रिक्स टू डिसीव पीपल, मैं उसके तरकीबों से थक चुका हूँ, मैं उसकी तरकीबों से थक चुका हूँ। इन हिज केस इट्स सर्टेनली ट्रू दैट, तो इसका हमें बताना है मोस्ट, सिलेक्ट द प्रोवर्ब, प्रोवर्ब बतानी है। अच्छा, वो जो है उसके धोखाधड़ी की चीज़ों से थक चुका है, तो इसकी प्रोवर्ब क्या होगी, वन शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब किसी को मतलब पछताने से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है ए लियोपार्ड डजंट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, तो वो धोखा धोखा देता रहता है ना उसे बार बार, तो जो एक ये कहावत वही है कि भेड़िया क्या होता है वो चेंज नहीं करता है अपनी, लियोपार्ड तो वैसे किसका, शेर की जाति का विग कैट होती है, तो उसकी जो है वो अपनी डजेंट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, वो अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकता, ऐसे ही वो जो है धोखा देता रहता है, तो इसके लिए प्रोवर्ब सही ये वाली हो जाएगी। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ द ओपोजिशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस टू द पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, द लीडर ऑफ द ओपोजिशन ड्रू द अटेंशन, उसने ध्यान आकर्षित किया ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस टू द पुअर स्टेट अफेयर इन द पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे ध्यान खींचने के लिए कौन से वर्ड का सही यूज होगा ये बताना, तो ड्रू द अटेंशन यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का, तो इसे आप कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसे आप खुद से कर लेना, इसके क्वेश्चन भी देख लो, वीडियो को रोक के एक बार इसे कर लेना, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे करा दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो से कोई भी आपके लिए वैल्यू ऐड हुई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।